आज के एनीमे में हम देखेंगे कि हमारे एमसी अपने वेस्टफुल लाइफ और रिग्रेट भरी ज़िंदगी जीने के बाद जब उसके सामने एक दूसरा मौका मिलता है, तो वो कितना पावरफुल बनता है। तो कहानी को बिना स्पॉइल किए हम आगे बढ़ते हैं। एनीमे की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो अपनी तलवार पकड़ के अपने घुटने पे बैठा होता है। उसके चारों ओर लोग मरे पड़े होते हैं। तभी एमसी को एक आवाज़ सुनाई देता है, तो वो पीछे मुड़ता है। तो जियांट आयुर्वेद बोलता है, सोचो, एक ऐसा इंसान भी है जो इतना पावरफुल है। एमसी कहता है, यू फकर, तू अब भी जिंदा है। फिर बताया जाता है 20 दिन पहले की बात। 3 जियांट आयुर्वेद एम्पायर में आए और बिना मकसद के तबाही मचाने लगे। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एमसी उसके मुंह पे लात मारता है, कहता है, तुम्हारे वजह से एम्पायर का आधा जमीन कब्रिस्तान बन गया है, तो तुम अब भी क्यों जिंदा हो? जियांट कहता है, चिंता मत करो, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। जियांट्स जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे। एमसी कहता है, बढ़िया है, तुम्हारे दोस्त जो मर गए हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियांट कहता है, दोस्त? एमसी कहता है, हाँ दोस्त। जो 2 बास्टर्ड तुम्हारे साथ आए थे, उनमें से एक रेड ड्रैगन के हाथों जल के राख बन गया और दूसरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है बुढ़े लॉरेन के द्वारा। तुम यही डिजर्व करते हो, कीड़े कहीं के। चैन कहता है, अपने शब्दों से सच को मत छुपाओ। ताकतवर बंदे, सितारों के बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी सेंस शेयर करते हैं, और मैं जानता हूँ जिन लोगों ने उन्हें चुनौती दी है वो सब मारे गए हैं, और इसका मतलब तुम जैसे ताकतवर लोग अब इस दुनिया में नहीं है। एमसी कहता है, हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, मरने के हालात में भी? चियान कहता है, धोखा मत दो, मुझे पता है तुम्हारा भी अंत जल्द ही आने वाला है। ये सच में एक राहत है। अगर तुम्हें जल्द ही समझ आ जाता अपना टैलेंट और तुम ट्रेनिंग में लग जाते, तो तुम हमारे महान इच्छा में एक कांटा बनते। एमसी कहता है, तुम कमीने, तुम कब से बकवास कर रहे हो? मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो मुंह बंद करो और मर जाओ। जियांट कहता है, तुम एक इम्प्रेसिव इंसान हो, अपने पे गर्व करो, लेकिन अंत में तुम्हारा दुनिया तबाह और बर्बाद कर दिया गया स्टारलाइट के हाथों। फिर एमसी उसका सर काट देता है। एमसी कहता है, जब ये पहले ही बीत चुका है तो मैं क्या करूं? एमसी घुटने में आ जाता है और अपने पास्ट का बात याद करता है, अपने दोस्तों को बात याद करता है, और सीन प्रेजेंट में आता है और उसके टीममेट का सर दिखाया जाता है। एमसी कहता है, तो तुम सब यही हो, तुम इडियट्स, तुम लोग को क्या मिला आखिर तक लड़ाई करके? क्या तुमको लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ तो तुम भी स्ट्रांग हो? तुम्हें इशारा समझ जाना चाहिए था और यहाँ से भाग जाना चाहिए था। आखिर तक बेवकूफ रहे। आखिर क्यों उन जियांट्स के खिलाफ, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का भी ऑरा को डिफ्लेक्ट कर दिया? आखिर क्यों सिर्फ मेरा ही तलवार उनके सामने काम किया? अगर ऐसा नहीं होता और मेरे बदले कोई और इसको लीड करता, तो शायद तुम लोग सबसे पहले नहीं मरते। मैं बस, मुझे पता नहीं। तभी एक आवाज़ सुनाई देता है, क्या इधर कोई नहीं है? एमसी कहता है, ये वॉइस, तुम जिंदा हो? और एमसी उठ के आगे जाता है। वो देखता है आगे पत्थर के पास एक लड़की। एमसी कहता है, तो तुम जिंदा हो, जनरल आदिशन? तो वीडियो में आपका स्वागत है, अब देखेंगे आगे। एमसी कहता है, आप जिंदा हो ग्रांड कमांडर? एमसी कहता है, ग्रांड कमांडर का हाल ये क्या हो गया? ग्रांड कमांडर कहती है, तुम रोनान कॉर्पोरल नहीं हो क्या? तुम्हारा हाल देखो। तुम्हारा भी हाल कुछ खास नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जियांट आयुध, क्या वो मर गया? एमसी कहता है, हाँ, मैंने उसे मार दिया, उसका बॉडी ज़्यादा दूर नहीं है। ग्रांड कमांडर कहती है, अच्छा ऐसा है, वो मर गया। थैंक यू कॉर्पोरल नॉलन। एमसी कहता है, अगर तुम इतना ही ग्रेटफुल हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। ग्रांड कमांडर कहती है, एक रिक्वेस्ट? एमसी कहता है, हमेशा जंग में मारे गए सोल्जर्स को छोड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन इस बार क्या हम उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं? ग्रांड कमांडर कहती है, मुझे नहीं पता, मैं मरे हुए हालत में हूँ, मेरे से अच्छा तो तुम दिख रहे हो, तो क्या तुम ये सब कर सकते हो? एमसी कहता है, कमांडर मैं। और वो तभी खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलता है। एमसी कहता है, अब देख ही रहे हो कमांडर मेरी हालत, मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं पागल जैसा रहा और कुछ कर नहीं पाया, तो मुझे बुरा फील हो रहा है ऐसे मरते हुए। ग्रांड कमांडर पूछती है, अगर तुम बच जाते हो तो क्या तुम्हें कुछ करना है क्या? एमसी कहता है, हाँ, मुझे तो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी के लिए बस यही सोच सकता हूँ कि अगर मैं एकेडमी गया होता तो कैसा होता। ग्रांड कमांडर कहती है, अच्छा एकेडमी क्यों? एमसी कहता है, बात ऐसा है कि जियांट ने जो कहा वो मुझे परेशान कर रहा है।
पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बहन की इच्छा थी कि मैं अकेडमी जाऊँ। लेकिन जल्द ही मेरे मरने के बाद मैं अपने परिवार से मिलूँगा। ग्रांड कमांडर कहती है, बारिश खत्म होने के बाद सर्च पार्टी वाले ढूँढने आएँगे। एमसी कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं मरने वाला हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस बात का अब कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक से बारिश रुक जाता है। एमसी कहता है, क्या बारिश रुक गया? तभी वो प्रेशर महसूस करते हैं। ये प्रेशर ये प्रेशर तो 8 पंखों वाला जियांट। हमें दिखाया जाता है आसमान में हर तरफ जियांट्स होते हैं। ये ये क्या है? अब ये लोग कहाँ से आ गए? ऐसा नहीं हो सकता। 3 जियांट्स काफ़ी नहीं थे क्या? आखिर में हम दुनिया बचा ही नहीं पाए। अब तीसरी बार बस एक आखिरी मौका बचा है। उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रही। एमसी बुलाता है, कमांडर, ग्रांड कमांडर, आप क्या कर रहे हो? उसमें आइए, जल्दी करिए और मुझे ऊपर फेंकिए। यहाँ से मेरा तलवार उन तक नहीं पहुँचेगा। ग्रांड कमांडर कहती है, तुम लड़ने वाले हो? इस सिचुएशन में? एमसी कहता है, तो क्या मैं बैठ के तमाशा देखता रहूं? अगर मैं मर भी जाऊं तो उनसे नहीं डरूंगा। ग्रैंड कमांडर सोचती है, इस सिचुएशन में भी पीछे नहीं हट रहा। वो एक असली मर्द है, इसलिए हम इतना तक सर्वाइव कर पाए। ग्रैंड कमांडर एमसी को बुलाती है और किस कर लेती है। हमें दिखाया जाता है, एमसी के मुंह में एक ऑर्ब डाल देती है। एमसी कहता है, मेरे मुंह में ये क्या डाला आपने? ग्रांड कमांडर कुछ कहती है लेकिन हमें वो बताया नहीं जाता। एमसी कहता है, आप इस वक्त क्या कह रहे हो? ग्रांड कमांडर कहती है, कॉर्पोरल रोनन, अगर हम दोबारा मिले तो मुझे बताना कि मैं स्टूपिड ना हूँ और एक टेलर बन जाऊँ। मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। पीछे आसमान में दिखाया जाता है, जेंट्स आई हुई पावर बॉल बना रहा होता है। वो उन दोनों की तरफ फेंक देता है और वहाँ जोरदार धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है वही ऑर्ब को। फिर एमसी की आंख खुलता है। एमसी चिल्लाते हैं, ग्रांड कमांडर, ग्रांड कमांडर। फिर एमसी आगे देखता है, कहता है, इम्पॉसिबल। ये जगह, क्या ये मेरा होम टाउन निम्बोटिन है? क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया? हमें एक सिस्टम दिखाया जाता है, स्पेशल नोट, डे 1 ऑफ रिग्रेशन। एमसी एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और कह रहा होता है, ग्रांड कमांडर सच कह रही थी। फिर हमें पहले की बात बताया जाता है, जब वो एमसी को किस की होती है। एमसी पूछता है, ये आपने मेरे मुंह में क्या डाला? ग्रांड कमांडर कहती है, अभी जो तुमने निगला वो ऑर्ब टाइम में पीछे ले सकता है। पहले मैं टेलर थी और इस ऑर्ब की वजह से ही मैं ग्रांड कमांडर तक बन पाई। ये ऑर्ब तुम्हें 4 बार टाइम को पीछे करने में हेल्प करता है। मैंने 3 बार इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब बस एक ही मौका बचा है। मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। उन जियांट्स को मार दो। मैं तुमसे उम्मीद कर रही हूँ। अब तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। अपने स्किल्स को बेहतर बनाओ। मुझे यकीन है तुम पे। अगर तुम्हें सीखना है तो फिलियन एकेडमी जाओ। वहाँ तुम्हें आउटस्टैंडिंग लोग मिलेंगे और मुझे यकीन है इससे तुम्हें मदद मिलेगी। एमसी अपना सर पकड़ता है, कहता है, डैम इट! क्या ये सच है? अगर ये सपना है तो प्लीज उठ जाओ। ये बोलते हुए वो अपना सर पेड़ पे मार रहा होता है। अगर ये सच भी है तो मैं अकेला क्या करूं? हाँ, रुको, अगर ये पास्ट है तो मैं अपनी बड़ी बहन को देख सकता हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है मार्केट से और सोच रहा होता है, मैं सच में वापस आ गया। मैं थोड़ा और आगे जाऊं तो तभी वो देखता है, कुछ bully एक लड़के को पेड़ पे लटकाया होता है। एमसी कहता है, वो कमीने, सोचा जाए तो वो अब भी वैसे ही है। रुको, वो बच्चा रस्सी से नहीं लटका है, मैजिक से लटकाया गया है। एक कंट्री साइड में ये नहीं हो सकता। ऐसा मैजिक तो बहुत रेयर थी। बैटलफील्ड में भी हमें लाल बालों वाली एक लड़की दिखा जाता है। वो सोच रही होती है, वो कब तक ये करने वाले हैं? ऐसे ही चलता रहा तो उस बच्चे के हाथ कुछ बुरा ना हो जाए। पेड़ वाला बच्चा कह रहा होता है, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। उनका दवा बहुत महंगा है। बुली कहता है, हे तू तो क्या चाहता है? मैं क्या करूं? मुझे तेरे पैसे चाहिए। तेरे मॉम के हेल्थ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू अच्छा बेटा बनना चाहता है तुझे कमाना चाहिए मरने तक। ये कह के वो उसके मुंह पे मारने लगता है और कहने लगता है, जल्द दे पैसा, और दे पैसा। और लाल वालों वाली लड़की को कहता है, हे, इसको समझ नहीं आ रहा, इसे और ऊपर लटकाओ। लाल वालों वाली कहती है, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं और ऊपर की और गलती से छूट गया। बुली कहता है, तू लड़की नहीं है, तू डर क्यों रहा है? तुझे भी लटका दो क्या ऊपर? चुप कर और ऊपर उठा उसे, वरना तुझे भी लटका दूंगा। दोस्तों, ये लाल बालों वाली लड़की नहीं, शायद लड़का है। वो लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया? क्या मैंने मैजिक सीख के गलती किया? मैं बस दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं भी किसी चीज में अच्छा हूँ। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं ये और नहीं कर सकता। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं ये और नहीं कर सकता।
मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, नहीं, मुझे डरना नहीं है। और कहता है प्लीज़ रुको। तभी एमसी उसके सर पे लकड़ी से मारता है और वो पेड़ पे लटका हुआ लड़का नीचे गिर जाता है। बुली गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या कर रहे हो तुम? उसने बोल दिया तो तुम इसे बंद कर दोगे? क्या ये फनी लग रहा है? लाल बालों वाला लड़का कहता है नहीं, नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। एमसी कहता है असली डरो मत इस कचरे से और मुझे बताओ। पीछे से बुली कहता है ए तू कमीने। एमसी पूछता है तुमने ये टेलीकिनेसिस मैजिक कहाँ से सीखा? लाल बालों वाला लड़का कहता है कि मैजिक के किताब से सीखा। एमसी कहता है इतना अच्छा किताब से सीख के? कितना अमेजिंग है। मैं और थोड़ा देख के जान जाऊंगा। तभी बुल्ली अपना तलवार निकालता है। एमसी कहता है ये आवाज तो तलवार का है। बुल्ली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मुझे इग्नोर करने के लिए? पहले मैं तुमसे हार गया था इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये बोल के वो आगे बढ़ता है। एमसी सोचता है अच्छा, ये एक असली लंबी तलवार है। ये कमीने को कहाँ से मिल गया? इसका पोस्चर तो बहुत खराब है लेकिन ये स्ट्रांग है। एमसी उसके स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है और सोचता है लेकिन मेरे सामने स्ट्रांग नहीं। बुल्ली सोचता है क्या उसने डॉज कर लिया? एमसी सोचता है मेरा बॉडी यंग हो गया है लेकिन मैं सोल्जर वाला ट्रेनिंग अभी तक नहीं भूला। मेरा बैटल सेंस। बुल्ली कहता है तू लकी है। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा तू चम्मच भी नहीं उठा पाएगा पूरी जिंदगी में। एमसी कहता है मेरी पूरी लाइफ टाइम में मैं अनलकी रहा लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। बुल्ली कहता है अगर ये होने ही वाला है तो तू अपना घुटने पे आ और मेरे सामने भीख मांग तो मैं तेरा जान बख्श दूंगा, लेकिन तेरा एक हाथ काटने के बाद। एमसी कहता है वाह मैं तो डर गया। बुली कहता है अगर मैं तुझे मार भी दूं तो तेरी बहन को अच्छे से रखूंगा। एमसी कहता है क्या तूने मेरी बहन के बारे में बोला? बुली कहता है तेरे बहन को जब से देखा है तब से यही सोच रहा हूँ कि उसकी आस कितनी गोल है, उसके साथ करने में बहुत मजा आएगा। एमसी तो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं। बिल्ली का एक कान कट चुका होता है, वो अपना कान पकड़ के रोने लगता है। एमसी कहता है ए तू कमीने, तू मरना चाहता है क्या? बुली के दोस्त देख के डर चुके होते हैं। ये कैसे हो सकता है? उसने एक लकड़ी से उसका कान काट दिया। एमसी कहता है ए तुम लोग क्या देख रहे हो? मजा आ रहा है क्या इधर? अगर तुम्हें इसके जैसे नहीं होना तो इसको उठा के यहाँ से दफा हो। और जाने से पहले जो पैसे तुमने चुराया है उससे और मेरा मूड खराब करने के बदले पैसे रखे जाओ। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम दे रहे। एमसी वो पैसा पेड़ वाले लड़के को दे देता है। वो लड़का कहता है क्या ये सब तुम मुझे दे रहे हो? ये बहुत ज्यादा है, मेरे से जितना लिया गया था उससे भी ज्यादा। एमसी कहता है रख लो। एमसी कहता है रख लो इसे और डरना मत, और वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएंगे। वो लड़का कहता है थैंक यू सो मच। एमसी कहता है हाँ हाँ घर जाओ। तभी पीछे से लाल वाला वाला लड़का कहता है आई एम रियली सॉरी, उन्होंने मुझे डराया, तब भी मुझे पता था मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर मैं डर गया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ये मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी। पेड़ वाला लड़का कहता है आसले तुम रो रहे हो पहले की तरह। जब वो बुली तुम्हें लेके आए थे वैसे ही। मैंने जब तुम्हें देखा मैंने सोचा हम दोनों की हालत सेम है, तो अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हारा अपोलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। और वो उन्हें बाय बाय कह के चला जाता है। एमसी उसे देखता है और सोचता है वो इतना भी बुरा नहीं है। एमसी कहता है हे याद है तुम्हें, मैंने पहले कहा था तुमसे कुछ काम है? वो लड़का कहता है हाँ याद है। एमसी कहता है बढ़िया, तो 4 दिन बाद मिलते हैं। वो पूछता है 4 दिन बाद तुम क्या कहना चाहते हो? एमसी कहता है मैं बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं चांदनी रात को। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। वो लड़का डर जाता है। एमसी कहता है तो मैं चलता हूँ, अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। वो लड़का कहता है हमें दिखाया जाता है एमसी अपने घर के बाहर आ चुका होता है फ्लावर्स लेके, और सोच रहा होता है क्या ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। मुझे याद है उसको फ्लावर्स बहुत पसंद थे, तो मैं आते हुए कुछ फ्लावर्स ले आया। शायद मुझे नहीं लाना था और फेंकने जा ही रहा होता है। तभी कोई घर से निकलती है और कहती है कौन है बाहर? ओ रोनन, ये तुम हो? तुम आ गए। एमसी पीछे देखता है और सोचता है जब मैं सोल्जर था तब 1000 बार सोचा था अगर मैं उससे दोबारा मिलूं तो मैं उससे क्या कहूंगा। क्या मैं माफी मांगू उसे बिन बताए उसे छोड़ जाने के लिए, या मैं उससे कहूँ कि मैं उसे मिस करता था, मैं उससे याद करता था। मैं ये सब हमेशा से सोचता था, लेकिन ये सब रोनन सोल्जर की सोच थी। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा। तभी एमसी की सिस्टर कहती है तुम जल्दी घर आ गए? एमसी कहता है हाँ मैं आ गया। एमसी की बहन कहती है ओ माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि मेरा भाई मेरे लिए फ्लावर्स लेके आएगा। रोनन की सिस्टर की नाम हमें बताया जाता है जो कि इरिल होती है। एमसी की सिस्टर बहुत खुश होती है। वो एमसी को पूछती है मेरे छोटे भाई क्या तुम्हें और दूं खाने के लिए? एमसी कहता है थैंक यू पर मेरा पेट भर गया।
वैसे मुझे कुछ पूछना है, तुम अभी कितनी साल की हो? इरिल कहती है, मैं 22 साल की हूँ। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? एमसी कहता है, मैं भूल गया था इसीलिए। इरिल कहते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम भूल जाओ। एमसी सोचता है, अगर ये 22 साल की है तो 10 साल है उन कम्युनिजियंस के आने में। इरिल एमसी के सर पर हाथ रख के चेक करती है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? एमसी सोचता है, मेरी सिस्टर बिल्कुल पहले जैसे ही है, ब्राइट, काइंड, वार्म। मैं विश करता हूँ ये मोमेंट हमेशा रहे, लेकिन 10 साल बाद मुझे मेरी बहन को और इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ना ही होगा। एमसी कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है इरिल। इरिल कहती है, क्या? एमसी कहता है, मैं सोच रहा हूँ एकेडमी ज्वाइन कर लो। इरिल कहते है, क्या एकेडमी? सच्ची में? और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। कहती है, दोबारा कहो, तुम सच कह रहे हो ना? एमसी कहता है, हाँ सच है। इरिल कहती है, पर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी जब भी मैं तुमसे इस बारे में कहती थी। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है बोल के वो दौड़ के जाती है और कहती है, मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता था, मुझे तुम पे यकीन है, तुम अच्छा करोगे। एमसी कहता है, थैंक्स इरिल। इरिल कहती है, ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट। एमसी कहता है, पैसे? इतने पैसे कहाँ से आए? इरिल कहती है, मैं ये बचा रही थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, ताकि तुम अगर अपना माइंड बदलो और जाना चाहो तो तुम्हें मैं भेज सकूं एकेडमी। एमसी कहता है, तुम अमेजिंग हो एरियल, तुमने ये सब कब किया? मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतना किया लेकिन इतने में नहीं हो पाएगा। एरियल कहती है, क्या मतलब? ये बहुत है। या तुम कौन सा एकेडमी जाना चाहते हो? एमसी कहता है, इंपीरियल स्कूल फिलियन एकेडमी। एरियल कहती है, क्या? हमें इंपीरियल स्कूल फिलियन एकेडमी दिखाया जाता है, जो एम्पायर का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। कॉन्टिनेंट के आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं, और ऊपर से इंपीरियल फैमिली इसको फंड करती है सबसे बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। इतना अच्छा है कि इसे हीरो की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। इस जगह का स्टेटस बहुत हाई है। ग्रैंड कमांडर आदेशान, स्वॉर्ड मास्टर शुलिफेन, सबसे बुरा क्रिमिनल द विंटर विच, और भी बहुत सारे। अभी मुझे समझ आ रहा है ग्रांड कमांडर मुझे क्यों बोली यहाँ आने के लिए। इसका एंट्रेंस स्टैंडर्ड और फी बहुत हाई है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एमसी सोचता है, आते वक्त उसका सिस्टर कितना खुश थी। एमसी कहता है, मैं पक्का उसको अच्छा रिजल्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता नहीं था तुम यहाँ होगे। मास्ले? लाल वाला वाला लड़का कहता है, मेरा नाम मास्ले नहीं आसले है, और तुमने कहा था अगर मैं देर करूँ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। एमसी कहता है, भूल जाओ उसे, आज रात हम बहुत बिजी होने वाले हैं और मुझे तुम्हारा कुछ चेक करना है। असले कहता है, क्या क्या चेक करना है सडनली, ये क्या तुम बोल रहे हो? एमसी कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे पे टेलीकिनेसिस यूज करो, मुझे जितना ऊंचा उड़ा सकते हो उतना ऊंचा उड़ाओ। असली कहता है, टेलीकिनेसिस यूज करो सडनली? ये क्यों बोल रहे हो? और इतना डेंजरस चीज में तुम पे क्यों करूँ? एमसी कहता है, ये इतना भी डेंजरस नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इसलिए कहती है, तो शुरू करते हैं। अपना टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करती है, इनविजिबल हैंड। एमसी सोचता है, देखो तो ये पहले से बहुत अच्छा हो गया है, मैंने सोचा नहीं था। वैसे इतने हाइट और स्टेबिलिटी में जियांट से फाइट नहीं हो पाएगी। ये पहली वाली फीलिंग्स, पहले लड़ाई का मैदान, ये वही स्किल है जिसके वजह से जियांट्स से इक्वल होके फाइट कर पाया मैं। रेयर जादूगरों के बीच में भी टेलीकिनेसिस बहुत रेयर एबिलिटी है। इसका मतलब ये लड़का बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे और जेंट्स के फाइट के बीच में। अब आएगा मजा लड़ाई में। असले कहता है, रोनन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्या तुम नीचे आओगे? एमसी कहता है, थोड़ा रुको, मुझे मुझे बस एक और चीज टेस्ट करना है, मैं अपने आप नीचे आ जाऊंगा। असली कहता है, क्या मतलब अपने आप नीचे आ जाओगे और कैसे? तभी एमसी अपना तलवार निकालता है और उसके माना को काट देता है और नीचे आ जाता है। असले हैरान होके कहता है, रोनन ये क्या था अभी? तुमने मेरे माना को काट दिया। रोनन तुमने ये क्या किया और कैसे किया? एमसी कहता है, कुछ नहीं, बस एक्रोबेटिक मूवमेंट था, ये मुझे पहले से आता है। असली पूछते, क्या मतलब एक्रोबेटिक मूवमेंट? मैंने पहली बार किसी को मेरा माना काटते हुए देखा है। एमसी उसके सर पे एक टपली मारता है और कहता है, छोड़ो उसे, मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है। अभी ये सोचने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो सोचता है, शायद यही एक रीजन था जिसके वजह से मेरा तलवार उनके सामने काम किया। ये मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। अभी मुझे कुछ करना है। वैसे भी तुमने टेस्ट पास कर लिया है, तो इसे पकड़ो और मेरे पीछे आओ। सुबह होने से पहले हमें कुछ करना है। असली पूछते, क्या इतनी रात को क्या करना है? एमसी कहता है, क्या मतलब इतनी रात? शायद यही पहले पेज होगा रोनन्स बायोग्राफी का, एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट बुक, जिसे जिनेक्स रिकेप एक्सप्लेन करेगा। असली पूछती है, फिलियन एकेडमी? हाँ। रोनन, शायद मैं कुछ गलत सुन लिया है। हम फिलियन एकेडमी जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एम्पायर के इलाइट ही होते हैं। एमसी कहता है, तुमने सही सुना। तुम क्यों पूछ के परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों, तुम्हें नहीं आना क्या? हंसले कहता है, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स का टैलेंट है तो तुम्हारा सही है, पर मुझे कुछ नहीं आता।
और मैं कायर हूँ और डरपोक हूँ। एमसी कहता है, हे असले, क्या तुम्हें ऐसे ही जीना है? अपने अच्छे टैलेंट के साथ तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसे ही लाइफ चाहिए? सच कहे तो तुम पागल हो, कायर हो, डरपोक हो, तुम रोतड़ू बच्चे जैसे रोने लगते हो, और तुम लूजर हो जो डरता रहता है। ये बात सीधा असले के दिल पे चुभ रहा होता है। एमसी कहता है, लेकिन ये चलेगा क्योंकि तुम हमसे बदल सकते हो, लेकिन एक बार वक्त बीत गया तो वापस नहीं आएगा। एक दिन तुम पछताओगे। एमसी मन में सोच रहा होता है, जैसे मैंने पछताया मेरे पुराने लाइफ में। असले कहती है, ओ माय गॉड रोनन, मेरे जैसे के लिए तुम इतना फिक्र कर रहे हो। एमसी कहता है, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, मैं बिजी हूँ तो मैं चलता हूँ। इसलिए कहता है, रुको रोनन, मैं भी बदलना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फिलियन एकेडमी चलूंगा, तुम मुझे भी बताओ मुझे क्या करना है। एमसीए की व्हील स्माइल देता है, ठीक है, ये पहली बार जब तुम मर्द जैसा बोले, पहला काम शुरू करे। असली कहता है, हाँ चलो। एमसीए की व्हील से स्माइल देके सोचता है, मैंने जैसा प्लान किया था वही हो रहा है। हमें आग दिखा जाता है। असली देख के हैरान होती है, कहती है, रोनन, ये मेरा पहला काम? एमसी कहता है, हाँ, मैंने बेस्ट ओपोनेंट ढूंढा है तुम्हारा स्किल्स को बाहर निकालने के लिए। हमें लूनर गॉब्लिन दिखाया जाता है जो उनका लीडर होता है। एमसी कहता है, आसले, क्या कहते हो, ये बढ़िया है ना? आसले की फट रही होती है एकदम। एमसी कहता है, तो शुरू करे। हमें बताया जाता है लूनर गॉब्लिन जो कि इस एरिया में कॉमनली दिखते हैं, वो नॉर्मल गॉब्लिन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उनका स्किन कलर येलो होता है और उनके बॉडी के पीछे सिंग जैसे निकले होते हैं। लेकिन उनका सबसे यूनिक चीज है कि वो लोग सोना और ट्रेजर के पीछे पागल होते हैं। वो मर्चेंट्स को घेर के उनको लूट लेते हैं, सारा सामान एक जगह करके फुल मून के रात फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे आज फुल मून है। असली कहता है, तो हमारे यहाँ आने का वजह यह है? एमसी कहता है, यस, हम लोग आज इनके ट्रेजर चुरा लेंगे। असली कहता है, मैंने ये कभी नहीं सुना था कि गॉब्लिन ट्रेजर इकट्ठा करके फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? एमसी कहता है, मुझे पता है, मेरे पास अपने रास्ते हैं। एमसी मन में सोचता है, मैं ये इसको नहीं बता सकता कि मेरे पिछले लाइफ में मैं घूमते हुए ये देखा था। एमसी कहता है, वैसे भी जब तक वो सो रहे हैं, तुम्हें बस अपना पावर इस्तेमाल करके वहाँ वहाँ का ट्रेजर यहाँ लाना है। इतना आसान है ना? असली कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं गलती किया और वो उड़ गए तो बहुत बुरा होगा, ये बहुत खतरनाक है, हमें दोबारा सोचना चाहिए। एमसी कहता है, तुम कितना डरपोक हो, मेरी बात सुनो, हमें फिलियन एकेडमी जाना है ना, तो हमें दो चीज अभी चाहिए। पहला तो पैसा, क्योंकि वहाँ का फीस बहुत हाई है, और दूसरा रियल एक्सपीरियंस। पैसा तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तुम्हें पता ही होगा फील्ड में जीनियस लोग भरे पड़े हैं, जिनको कि पैदा होने से ही इलाइट ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या तुम इनके खिलाफ जीत सकते हो? हमारे पास एक ही रास्ता है, अपना जान दांव पे लगा के एक्सपीरियंस बढ़ाए, और ये गॉब्लिन परफेक्ट ओपोनेंट है। इनसे हमें पैसा और एक्सपीरियंस दोनों ही मिल जाएगा, एक तीर से दो निशाना। क्या मैं गलत हूँ, या तुम्हारे पास कुछ और तरीका है क्या? असली कहते, नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन एमसी कहता है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। असली अपना पावर यूज करके ट्रेजर चुरा रही होती है और बैग में भर रही होती है। एमसी कहता है, थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसे ही करते रहो, अंदर रखो। वाह, एक्सीलेंट, ये आखिरी बैग था, सब बैग भर गया है। मैंने तुम्हें बताया था, असली एक्सपीरियंस ही बेस्ट है, ये काम कर गया। एमसी मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था ये इतना अच्छा होगा, ये तो मेरे सोच से भी अच्छा निकला। एमसी एक ईविल से स्माइल करता है और सोचता है, एक अच्छा चेला ढूंढ लिया मैंने। एमसी कहता है, अच्छा ठीक है, सब बैग भर गया है तो हम चलते हैं। इसलिए कहता है, सच में हम जा रहे हैं? एमसी कहता है, क्या हमें और भी कुछ करना है? कुछ बुरा होने से पहले चलो चलते हैं। तभी हमें एक कौवा दिखाया जाता है जो उड़ के जा रहा होता है, और उसके पीछे लोग पड़े होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं उस कौवे पे। एमसी आवाज सुन के कहता है, इतनी रात को कौन पागल लोग शोर मचा रहे हैं? तभी गॉब्लिन उठ जाते हैं, वो देखता है इतनी रात को कौन शोर मचा रहा है। तभी वो देखता है उनका ट्रेजर खाली हो चुका होता है। तभी वो सबको उठाता है, सब चिल्ला रहे होते हैं, ट्रेजर ढूंढो, ट्रेजर ढूंढो। तभी उन्हें हमारा एमसी और असले दिखते हैं। एमसी कहता, मर गए गुरु। गॉब्लिन भाग के उनके तरफ हमला करते हैं। असले का एकदम फट रही होती है। एमसी कहता है, मुझे लगा ही था, इतनी आसानी से सब हो रहा था। असले कहता है, रोनन, अब क्या करें हम? क्या हम बैग फेंक के भाग जाए? एमसी कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके बिना तुम कैसे फीस भरोगे? क्या तुम इतना कमा सकते हो? असले कहता है, अभी अभी वो जरूरी नहीं है, गॉब्लिन आ रहे हैं। एमसी सोचता है, ये लॉन्ग स्वॉर्ड चीप स्टील से बना है, ज्यादा से ज्यादा मैं इससे 15 गॉब्लिन मार सकता हूँ, लेकिन वो लोग 30 है। वो लोग एमसी की तरफ कूद के आ रहे होते हैं। एमसी तलवार निकालता है और फट से उनका सर काट देता है, और सोचता है, अब और 14 बच्चे हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन के सर में घुसे हुए एक तलवार को।
एमसी कह रहा होता है, अच्छा तो ये आखिरी था, सही है सही है। असली दूर से देख के सोच रहे होते, इम्पॉसिबल, ये कैसे हुआ, मैंने ये क्या देख लिया। उसने एक झटके में गॉब्लिन्स का सर उड़ा दिया, और जो बाकी गॉब्लिन उसके पीछे आ रहे थे, उसने एक पल में गायब होके उन सब का सर काट के फिर से वापस आ गया और गॉब्लिन बॉस का सर काट दिया। इतना खतरनाक मारा। एमजी कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे? असली कहता है, अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। एमसी कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलो जल्दी करो, अपना सामान लो और चलते हैं, हम घर जा रहे हैं। हमें रात का सीन दिखा जाता है। एमसी और आसले अपना बैग पकड़ के जा रहे होते हैं। एमसी कह रहा था, सीरियसली इतना थकान है, मैं सोचा अच्छे से ट्रैवल करेंगे, लेकिन कुछ भी सही से नहीं हुआ। तभी आसली सोच रहा होता है, ये कितना भारी है। एमसी सोच रहा होता है, बस गॉब्लिन्स को मारने में ही मेरा मसल दर्द करने लगा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी बड़ा हो रहा हूँ? जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं जम के फिजिकल ट्रेनिंग करूंगा। तभी हास्ले पूछता है, अच्छा रोनन, वो पीछे थोड़ी देर पहले क्या आवाज था? एमसी कहता है, मुझे भी नहीं पता, रुको। एमसी और असली जा रहे होते हैं, उनके पीछे से कोई तीर लेके उन पे मारने के लिए एम किए हुए होता है। तभी वो तीर मार देता है, वो तीर आसले पे लगने ही वाला होता है। एमसी पकड़ लेता है उसको। आसले कहता है, क्या? अब क्या? अब एक एरो, ये कहाँ से आ गया? एमसी पीछे देखता है, सोचता है, यार ये लोग कहाँ से आ गए अब? एमसी पूछता है, हे तुम लोग कौन हो? हमें दिखाया जाता है दो बंदों को लाल कपड़े में। वो लोग बोलते हैं, अच्छा ये इंसान है, वो भी छोटे बच्चे हैं। एमसी गुस्सा हो जाता है। वो लोग बोलते हैं, हमें माफ कर दो बच्चों, झाड़ियों से आवाज आ रहा था तो हमें लगा कि ये कोई मॉन्स्टर होगा। वो लोग हमारे एमसी के बैग देखते हैं जो कि सोने से भरा हुआ होता है। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे हम लोग तो एक इंसान को मारने वाले थे, है ना? वो बोलते हैं, क्या तुम्हें कहीं लगा है चोट? एमसी गुस्से में कहता है, हे क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारे तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो। वो लोग पूछते हैं, हाँ क्या? एमसी कहता है, तुम अपना नाटक करना बंद करो और सही सही जवाब दो, कौन हो तुम? वो लोग कहते हैं, अच्छा अच्छा, हम भूल गए थे, मैंने अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया सही से, सॉरी मेरी गलती है। हम वो इंट्रोड्यूस करने वाला होता है और तभी पीछे से एक चाकू निकलता है और एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी देखता है, एक चाकू। एमसी फट से उसके हाथ को पकड़ता है और एक खींच के मारता है उस पे। उसके मुंह से खून निकलता है। एमसी गुस्सा हो जाता है, ये कमीने लोग बोल के दूसरा साथी आगे बढ़ता है। वो असली की तरफ अटैक करने जाता है। असली अपना मैजिक यूज करती है और उसको जकड़ लेती है। एमसी कहता है, ओ असली बढ़िया क्या? एमसी फट से जाता है और उसका चाकू ले लेता है और उसको काट देता है। वो बंदा सोच रहा है, क्या ये लोग कौन है, तुम कौन हो? एमसी पीछे देखता है तो उस बंदे की बॉडी से खून निकल रहा होता है। असली एकदम डर जाता है, रोनन वो मर गया, वो मर गया। एमसी कहता है, हाँ वो मर गया, मार दिया उसे, मैं उसको क्यों ना मारता, उसने हमें मारने का ट्राई किया। और क्या तुमने सुना नहीं ये लोगों ने क्या कहा? ये लोग काली बोरो बोला। असली पूछते हैं, काली बोरो? एमसी बताता है, लोगों को मारना, काटना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जितने भी बुरे काम है ना, वो ये लोग सारा काम करते हैं। एम्पायर का सबसे खतरनाक इविल ग्रुप है ये। अगर ये मैं नहीं होता ना, अभी तुम्हारा बॉडी कट चुका होता और तुम्हें जमीन में गाड़ भी दिया जाता। इनके बारे में जानते हुए अगर हम इन्हें जिंदा छोड़े तो ये भी एक क्राइम है, चिंता मत करो और ये पकड़ो। तभी एमसी कहता है, इस बैग के साथ क्या गलत है, ये क्यों हिल रहा है? ये तो उन्होंने पकड़ा था ना, क्या ये कोई पोस्ट एनिमल है? एमसी कहता है, हाँ हो सकता है। वेल हम एक बार ओपन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तभी हम बैग में से दो आंखें दिखाई जाती है। तभी उसमें से कोई पक्षी पिप पिप करके बाहर निकलता है। एक ब्लू कलर का बर्ड बाहर निकल के उड़ रहा होता है। एमसी कहता है, ये क्या है? ये चिकन है क्या? इसका पंख नीले कलर का है। वो पंछी चिप चिप कर रहा होता है। असले कहता है, रोनन ये मेरा पहली बार है किसी नीले पक्षी को देखते हुए। एमसी कहता है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन ये इसके पैरों में बंधे हुए चेन, ये तो कलीबोरो का राप है ना, ये तो कैदियों का माना को बंद कर देता है और उनके मूवमेंट्स रोक देता है। मैंने सोचा था ये बस रेयर केस में यूज करते हैं और खतरनाक क्रिएचर्स और मैजिकल क्रिएचर्स, मिथिकल क्रिएचर्स को पकड़ने में यूज करते हैं। क्या ये ब्लू बर्ड्स वो बर्ड्स के रहते हैं? बोलो प्लीज। हाँ तभी वो बर्ड लिंक हो जाता है। असली डर जाती है, कहते, अरे देखो वो बर्ड अभी बात किया, पक्षी ने अभी बोला कुछ। मुझे कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? तुमको लगता है सही में बात क्या? ये कम्युनिकेशन मैजिक है। एमसी मन में सोच रहा था, देखा जाए तो ये बाहर आते ही हमसे बात करने लगा, बात करने में सक्षम होगा। ये लगता है ये बैग भी कोई आर्टिफैक्ट होगा जो माना के फंक्शन
को रोक रहा होगा। हमें लगता है कि तुम वो नीले पक्षी का ओनर हो। तभी हमें एक परछाई दिखा जाता है। वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम वेरेन है। मैं अभी फंटास्टिकल बीस्ट को इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ। मैं उस पक्षी का नहीं, मैं मरपीस का गार्डियन। मैं कितनी कोशिश किया उससे बात करने के लिए, लेकिन कभी नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कि मैं इसको रिपोर्ट कर दूं, लेकिन अभी मुझे शांति में। वेरेन कहता है, सॉरी हमें माफ कर दो, लेकिन तुम हो कौन? एमसी कहता है, हम बस जा रहे थे इधर से, लेकिन हमारा लड़ाई हो गया डाकुओं के साथ, जिन्होंने तुम्हारे पक्षी को किडनैप किया था, और उसके बाद मैं सबको मार दिया और हमने इसे बचा लिया। वेरेन कहता है, क्या? वॉचर्स? किडनैपर्स? क्या बोल रहे हो? मैं सोच ही रहा, मेरे दिमाग में आया तो था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोच रहा था कि कौन करेगा ऐसा काम। मैं बहुत बहुत आपके ऊपर ऋणी हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपका ऋण को कैसे अदा कर सकता। असली कहता है, सो क्यूट। एमसी कहता है, मैं ऋण अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बताइए, हम आपके पक्षी को आपके पास कैसे दे सकते हैं, कैसे लौटा सकते हैं? ये पक्षी बहुत थक गया है चेन में बंधे हुए। अगर हम इस चेन को उतार दे तो क्या ये अच्छे से उड़ सकेगा? बेरन कहता है, क्या? हाँ शायद उड़ सकेगा। ये ड्रीम बर्ड के पास घर जाने का बहुत अच्छा इंस्टिक्ट है। अगर तुम काट सकते हो, उस चेन को काट दो। तो एमसी कहता है, तो चलो फिर काटते हैं। एमसी फट से एक बार में उस पक्षी का चेन काट देता है। एमसी कहता है, तुम अपने पापा के पास चले जाओ ब्लूई। वो बर्ड बहुत खुश हो जाती है, चिप चिप करने लगती है। एमसी कहता है, क्या? एमसी कहता है, ये अपना पिछवाड़ा क्यों दिखा रहा है मेरे सामने? इसका क्या मतलब है? वेरेन कह रहा होता है, ये कह रहा है कि तुम इसका एक पंख निकाल लो इसके उड़ जाने से पहले। ये चाहता है कि ये तुम्हें दोबारा मिले। ड्रीम बर्ड के पंख निकालने के बाद जैसे कंपास दिशा बताती है, वैसे ही ये पंख ब्लू बर्ड को अपना लोकेशन बता सकता है। अगर तुमने इसका पंख निकाल लिया है तो तुम इंस्टीट्यूट में आ जाना प्लीज, मार्पेस और मेरे से मिलने। मैं जरूर तुम्हें रिपे करूंगा। एमसी सोचता है, इतनी जल्दी? असले कहता है, हाँ रोनान तुम ये क्या पकड़े हो? एमसी सोचता है, ये तो पंख है। फिर एमसी वो बैग को देखते ही, वो क्या है? फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे लोग घोड़ा गाड़ी में बक्से रख रहे होते हैं। हमें कोई ज्वेलरी दिखाया जाता है, कोई बता रहा होता है, इस ज्वेल का क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इसके लिए 20 गोल्ड कॉइन दूंगा। हमें दिखा जाता है कारावेले मर्चेंट्री के ओनर को, जिनका नाम डोन कारावेले होता है। वो बोलते हैं, तुमने जो भी आइटम्स लाए हैं वो बहुत ग्रेट वैल्यू है उनका। ये मेरा लकी डे है। वैल्यूएबल कस्टमर का हेल्प करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एमसी कहता है, अच्छा हुआ फाइनली मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढा जो कि मुझे समझता है। बाकी सारे मर्चेंट्स तो बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं, बहुत ज्यादा स्कैमर है वो लोग। मैं परेशान हो गया था उनकी बातों से। अच्छा हुआ मैंने एक अच्छा मर्चेंट ढूंढ लिया। वो मर्चेंट कहता है, तुम जो बोल रहे हो ये तो मेरा ऑनर है। वो मर्चेंट कहता है, तुम्हें और कुछ बेचना है क्या? हमसे कहता है, अगर ये पॉसिबल है, मैं ये बेचना तो नहीं चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या है। वो उसे एक अंडा दिखाता है। एमसी मन में सोच रहा होता है, उस रात को उस ब्लू बर्ड ने ये अंडा पीछे छोड़ के गया। ये अंडा मुझे लगा ये मेरे हाथ में हक दिया, लेकिन ये उसने हगा नहीं। एमसी को लग रहा होता है कि उस बर्ड ने उसके हाथ में हक दिया है। एमसी सोच रहा होता है, मेरे काइंडनेस का इसने इस तरह से रिपे किया। डिस्गस्टिंग बोल के उसे फेंक देता है पत्थर पे, लेकिन वो पत्थर टूट जाता है, लेकिन अंडे को कुछ नहीं होता। मर्चेंट अच्छे से देखता है और बोलता है, मुझे तो नहीं पता ये बर्ड्स के एग है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये फंटास्टिकल क्रीचर का कुछ तो है, शायद ये भी कोई ट्रेजर होगा। वो मर्चेंट देखता है, ये कलर, ये टेक्सचर। एमसी कहता है, मुझे बताओ क्या ये घोड़े का गू है? मर्चेंट कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है ये तो, क्यों ना तुम एक बार इसे स्पेशलाइज प्लेस में दिखा दो। एमसी कहते हैं, हाँ शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो जानना है ये क्या है। असली पीछे सोच रहे थे, क्या ये हार्ड वाली टट्टी है? एमसी पूछता है, क्या आप फिलोन के बारे में कोई बुक बेचते हैं? मर्चेंट पूछता है, फिलोन एकेडमी? एमसी कहते हैं, हाँ हम सोच रहे कि हम उसका एंट्रेंस एग्जाम दें, लेकिन हमें ज्यादा कुछ पता नहीं उस बारे में। तुम एप्लीकेंट हो क्या? तुम एंट्रेंस देने वाले हो? बढ़िया टाइमिंग में आए हो। तो मेरी बेटी भी फिल्म एकेडमी का एग्जाम देने वाली है। आई एम श्योर वो तुम्हें हेल्प जरूर करेगी, और वो आने ही वाली होगी। तभी कोई आती है, बोलती है, क्या चल रहा है इधर डैड? ये लोग कौन है? वो मर्चेंट कहते हैं, हाँ ये देखो वो आगे मेरी बच्ची मारिया। क्या मारिया? ये तो मर्चेंट कहता है, मारिया इन्हें हेलो बोलो, ये लोग इम्पोर्टेंट पीपल है जो कि मेरे साथ अभी एक बड़ा डील किए। मारे कहते हैं, हाँ सच में? ये छोटे बच्चे? मर्चेंट कहता है, तुम रास्कल, तुम क्या बात कर रहे हो? सही से बात करो ढंग से। वो मर्चेंट कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, फ्रीली बड़ी हुई है तो उसे पता नहीं है कि उसे कैसे बात किया जाता। असली कहता है, इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं। तो असली कह रहे थे, तो रोनन हम चले क्या?
तभी रोनन उसके सामने आ जाता है, उस लड़की मारिया के सामने। वो बोलता है क्या तुम सच में मारिया हो? तो लड़की कहती क्या वो मारिया जो जिसके मिडिल नेम सेन है? वो लड़की बोलती हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? एमसी कहता है वो तुम सेम उसी के जैसे दिखते हो, लेकिन मैं जिस आदमी को जानता हूँ। एमसी कहता है मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अपना कान मेरे पास लाओ। एमसी उसके कान के पास जाता है। वो लड़की पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो? एमसी कहता है तो क्या तुम्हारे पास नुन्नू है? तो लड़की कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने क्या सुन लिया नुन्नू? एमसी कह रहा था मैं जिस तरफ भी देखूं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास नुन्नू है। वो लड़की एकदम गुस्सा आ रही होती है। वो सोच रहा था क्या ये ओल्ड मैन के पास और कोई बच्चा है जो कि ये नहीं जानता। तभी वो लड़की एमसी को एक चाटा खींच के मारती है। तुम बास्टर्ड, तुम पागल, चुप रहो। हम सोचता है क्या थप्पड़ मारा, ये तो वही फेमिलियर सेंसेशन है, ये तो वही है काउंट मारिया से। हमें बताया जाता है तो एमसी डिसिप्लिनरी सोल्जर था एक जगह पे जहाँ का नाम है आरमार लेन। वहां पे मारिया सप्लाई का इंचार्ज थी। वो अपना वर्क बहुत अच्छे से करती थी और उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, जो किसी के साथ भी एकदम घुल मिल जाती थी। मारिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी लड़कों में नुन्नू के बारे में बात होती थी तभी मारिया एकदम गुस्सा हो जाती थी और लोगों पे थप्पड़ मारने लगती थी। पहले मैं सोचता था वैसा क्यों। मैं मारिया को पूछने वाला था दोबारा मिलके, लेकिन वो मौका मुझे कभी नहीं मिला क्योंकि मारिया मारी गई मेरे मरने से पहले ही। लेकिन मैंने अपना सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। काउंट मारिया तुम एक लड़की हो। मारिया कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप नहीं रहे तो तुम्हें दोबारा मिलेगा एक और थप्पड़। एमसी मारिया के सर पे एक टपली मारता है। मारिया के सर पे एक आलू उग गया होता है। एमसी कहता है क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो क्या? एक बार मैंने मार खा लिया तो क्या दोबारा खाऊंगा? मैं तुम्हें मारने दिया इसलिए क्योंकि मैं गलत था, लेकिन मैं दोबारा नहीं करूंगा। मारिया गुस्सा हो जाती है और अपना सर से उसके सर पे मारती है। कहती है अगर मैं तुम्हें दोबारा भी मार लूं तो तुम क्या उखाड़ लोगे? दोनों झगड़ने लगते हैं। एमसी कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। वो दोनों मर्चांट और असले देख के सोच रहे होते हैं रुको रुको, रुक जाओ तुम लोग। थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। असले सोचती है इन दोनों का क्या प्रॉब्लम, ये लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे ये दोनों एक दूसरे को मारना चाह रहे हो। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की मारिया बोलती है बस यही है तुम लोगों को यूज करने के लिए। एमसी कहता है लेकिन ये, एमसी कहता है एक बार देख लो, चेक कर लो ये सही है क्या? एमसी कहता है अगर ये सही नहीं है तो मैं कुछ और खरीद लूंगा। क्या ये साथ में आ सकते हैं? 3 तलवार और एक मैजिक की छड़ी। मारिया कहती है उन लोगों ने 3 तलवार को तुम लोगों के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या ये हार्ड नहीं है कैरी करने के लिए? एमसी कहता है बात ऐसा है मैं थोड़ा स्वॉर्ड थोड़ा रफली यूज करता हूँ। तो मारिया पूछती है तो ये कैसे है? एमसी कहता है ये इतने बुरे नहीं है, लेकिन ये ब्लैक आयरन वाला स्वॉर्ड बहुत अच्छा है। ब्लैक आयरन बहुत अच्छा आइटम है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है, इसे हमेशा रेनोनाइट ढूंढा करते हैं। मुझे नहीं पता तुम अपना स्वॉर्ड कैसे ध्यान रखते हो, लेकिन लगता नहीं है कि टूटने वाला है। एमसी सोच रहा होता है ये ब्लैक आयरन का स्वॉर्ड है, पास्ट में ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और ये छड़ी इसमें एक अच्छा मैजिक स्टोन डाला गया है तो मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। क्या ये क्यूटी एक जादूगर है? असली कहता है मैं हाँ हाँ मैं हूँ। वो पूछती है तुम कौन से प्रकार के मैजिक यूज करते हो? असली कहती है टेलीकिनेसिस मैजिक। क्या टेलीकिनेसिस मैजिक? तुम तो बहुत अमेजिंग हो, अगर तुम अच्छा किए तो तुमको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। असली कहती है क्या सच में? लगता है सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम है। अपना एमसी को वो पूछती है अच्छा तुम कौन सा टेक्निक दिखाने वाले हो प्रैक्टिकल एग्जाम में? तो पूछता है टेक्निक? वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता फिलियन एकेडमी में जाने के लिए तुम्हें अपना टेक्निक दिखाना पड़ता है। वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जहाँ पे प्रोफेसर देखते हैं तुम्हारा टेक्निक कितना अच्छा है। थ्योरी एग्जाम तो डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुमने प्रैक्टिकल अच्छा किया तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुमने अपना वर्थ प्रूव नहीं किया तो विलेन एकेडमी में जाना भूल जाओ। एमसी कहता है एक तलवारबाजी में अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो लोग क्या दिखाते हैं वहाँ पे? तो लड़की कहती है वेल ज्यादातर नोबल फैमिली के तो अपने सीक्रेट टेक्निक होते हैं, लेकिन ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट और एप्लीकेंट ने खुद के फाइटिंग टेक्निक्स दिखाते हैं। मुझे कहता है वेट माना? हाँ, बच्चे जो तलवार यूज करते हैं वो छोटे एज में भी माना यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेज हो या ना हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर फिलियन एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा जाए तुम्हें अपना माना सेंस करना चाहिए और वो माना तुम कॉम्बैट में यूज कर सकते हो, ये तो बेसिक है। लेकिन तुम ये क्या एक्सप्रेशन बना रहे हो? मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता कैसे माना यूज करते हैं। क्या ये ऑरा यूज करना जितना आसान नहीं है? वो चौंक जाती है। लड़की टेंशन हो जाती है ओह माय गॉड, मैं ऐसे लड़के के साथ बात कर रही हूँ जो सोच रहा है कि वो फिलियन एकेडमी एंटर करेगा। एमसी कहता है ऑरा और माना सेम है, ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि मुझे पता है। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? वो लड़की कहती है मेरे साथ अभी बाहर चलो।
हीरो कहता है इतनी जल्दी है क्यों? वो लड़की पूछती है क्या मैं ये स्वॉर्ड उधार ले सकती हूँ? मैंने अपना स्वॉर्ड ब्लैक स्मिथ के पास रख दिया। एमसी कहता है क्या? एमसी कहता है तुम इतने कॉन्फिडेंस क्यों हो? तुमने मेरा तलवार तोड़ दिया तो? वो लड़की कहती है डरो मत, इससे पहले वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं तुम्हें पैसा भर दूंगी 3 गुना। खुश हो? लिखता है। एमसी कहता है हाँ। लड़की कहती है तो बात करना बंद करो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी। में बताया जाता है माना ही हर नेचुरल पावर्स का रूट सोर्स होता है, जैसे कि एक हवा जो कि एक नेचुरल एनर्जी है जो हर जगह है इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसे यूज कर सकता है। इसको यूज करने के लिए तुम्हें अपना माना देखना होगा और उसको फील करना होगा और माना सेंस यूज करने के काबिल होना होगा। इस स्टेज में घुसने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है और कितना भी टाइम लग सकता है, बट ज्यादातर ये 1 साल में तुम इसे सेंस करना स्टार्ट कर देते हो। और फिलन एकेडमी के बच्चे इससे पहले इसे सीख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और अपना खुद का माना टेक्निक बनाते हैं, फिर जाके वो फिलन एकेडमी में अप्लाई करते हैं। तुम समझ गए ना? भूल जाओ माना को सेंस करने का। तुम्हें तो माना और ऑरा के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता और तुम फिलियन एकेडमी जाना चाहते हो। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। हमसे कहता है ओके छोड़ो, अगर तुम देखो तो और एक टाइप है माना का और उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। एमसी कहता है इतना डिफरेंट? लड़की कहती है 10 साल की मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा अपना खून पसीना लगा के एफर्ट्स करने के बाद लोग बेरली एनलाइट हो पाते हैं इनेट पावर के द्वारा। उसको ऑरा कहते हैं। तो तुम समझ गए? एमसी कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। एमसी सोच रहा होता है मैंने उन लोगों से मिला है टाइम टू टाइम बैटल फील्ड में, वो लोग बहुत फेंकते थे ऑरा यूजर्स है बोल के और ऐसा पावर यूज करते थे जो कि बहुत अलग था, बहुत परेशान करते थे, बहुत एनोइंग थे। लेकिन अभी जब मेरे को पता चल रहा है तो लगता है कि ये अमेजिंग है। लेकिन क्या करें, जब तुमको काट दिया जाएगा तो तुम्हारा ऑरा किस काम का? लड़की कहते हैं वो ऑल राइट छोड़ो, अभी हम एक्सप्लेनेशन को यही खत्म करते हैं। तो हम शुरू करें? लगता है तुम जल्दी सीखने वाले हो अपना बॉडी इस्तेमाल करके। एमसी सोचता है वेल वो तो एक अभी जवान लड़की है। लेकिन वो लड़की फट से दौड़ के एमसी के सामने आ जाती है। एमसी देख के चौंक जाता है। वो लड़की दोनों तलवार से अटैक करती है और एमसी उसे रोकता है। एमसी सोचता है ओ क्या तुमने उसे देखा? एमसी और वो लड़की फाइट करते हैं। एमसी सोच रहा होता है वो अभी जवान है फिर भी इतना ज्यादा पावर वो रिलीज कर रही है और वो भी 2 तलवार के सामने। सेंस तो नहीं कर सकता, देख तो नहीं सकता, लेकिन क्या ये यही माना टेक्निक के बारे में बात कर रही थी? वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का क्या है। मैं सोच रही थी कि इसको एक बार में खत्म कर दूं ताकि मैं उसको माना का पावर दिखा सकूं और उसको टेस्ट देने पे गिव अप करने को मजबूर कर सकूं, क्योंकि मैंने सोचा था यही अच्छा होगा। क्योंकि मैंने सोचा था उन लोगों से ह्यूमिलेटेड होने से अच्छा तो अभी टेस्ट को छोड़ देना है। लेकिन ये तो मैं हूँ जो कि पीछे, और क्या ये कैसे हो सकता है? इतना खतरनाक स्किल जो कि माना यूज भी नहीं कर सकता, ये कौन सा नॉनसेंस है? इनसे कहता है तुम क्या सोच रहे हो, और फटाक से उसका तलवार झटक देता है और कहता है ब्लॉक मत करो, डॉज करो, और फटाक से उसके ऊपर तलवार चलाता है। लेकिन वो लड़की डॉज कर लेती है और पीछे आ जाती है अपने घुटने पे और सोच रही तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। अभी लड़की कहती है तुम नॉर्मल नहीं हो है ना, और एमसी कहता है हाँ तुम भी। लड़की कहती है माना का छोड़ो, लेकिन तुम तलवार चलाने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम जल्दी ही इम्प्रूव करोगे अगर तुमने सब फिक्स कर लिया तो। लड़की कहती है हाँ क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए? एमसी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुमने जो कहा था बस उसको मानो। कि तुमने नहीं कहा था कि 3 गुना दोगी? तभी हम देखते हैं वो तलवार टूट जाता है। लड़की चौंक जाती है, लेकिन वो लड़की सोचती है नहीं ये कब हुआ? एमसी कहता है तो पैसे तैयार रखना। तभी एस्ले पीछे से बुलाता है, कहता है वेल डन। एस्ले देख के खुश हो जाता है और एडमायर करने लगता है। एमसी कहता है असली जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। एमसी कहता है चलो चलो। वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का कैसा है। टाइम स्किप होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग घोड़ा गाड़ी पे बक्से रख रहे होते हैं। एमसी कहता है ये क्या है? ये तो बुक्स है। तो लड़की कहती है हाँ ये फिलन एकेडमी के बुक्स है जो कि मैंने समराइज किए थे, जो मैंने लिखे हैं। लड़की कहती है क्या तुम्हें नहीं चाहिए? बस 1 महीने बचा है टेस्ट के लिए। एमसी कहता है हाँ चाहिए तो, लेकिन इतना सब क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, मुझे बस तुम लोग अच्छे लगे। ये बस इसीलिए है ताकि हम लोग फिलियन एकेडमी जा सके, और ऑब्वियसली ये फ्री है। एमसी कहता है अगर ऐसा है तो चलेगा, अगर हो सके तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा।
लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ट्रेड के लिए अभी जाना पड़े, तो अपने आप पढ़ाई करो और मेरे पास आओ। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर तुम पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो। और लड़की बाय बाय करती है और गाड़ी में बैठ के जा रही होती है और बोलती है तो मिलते हैं फिर टेस्ट के दिन इंपेरियल कैपिटल में। एक भी बुक तुम खोना मत। असली बाय बाय कहती है। तो हीरो अपने हाथ को देखता है और कहता है मुझे अपना बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी जो कि मेरे भाग्य में कभी नहीं थी। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर हीरो अपना एमसी अपने घर चला जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा की तरह बीती है, लेकिन थोड़ा सा अलग। एमसी बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। वो देख के एमसी की बहन एकदम चौंक रही होती है, एकदम हैरान होती है। कह रही होती है वाह मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे। एमसी कह रहा होता है मेरा पेट फटने तक मैं खाना खाऊंगा। मैंने अपना पेट भर्ती किया और विलेज के पास सारे मॉन्स्टर्स को हंट किया और मैंने अपना स्टामिना और बॉडी बॉडी का अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज किया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी जंगल में होता है और वो मॉन्स्टर हंट कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं रुक जाऊं आज के लिए, वरना इस आसपास के विलेज के मॉन्स्टर तो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। और मैंने तो पढ़ाई भी किया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था सोल्जर की लाइफ में। लेकिन ऐसा क्यों है, हमें इसे याद क्यों रखना है जैसे कि नॉर्दर्न टेबल मैनर्स की तरह? मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, लेकिन मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तो एक महीना बीत जाता है और हमें दिखा जाता है इंपीरियल एकेडमी, जो कि एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। और मिनी सिटी का व्हाइट टावर आसले देख के सोच रहा होता है वाह ये फिलियन एकेडमी है। हमें कहा जाता था कि फिलियन एकेडमी एक वर्क ऑफ आर्ट है। एमसी भी सोचता वाह कितना अच्छा है। एमसी आसले को कहता है "हे, तुम बीच रोड में खड़ा होके क्या कर रहे हो? गवारों की तरह अपने आप को मत दिखाओ। अगर ऐसे ही खड़ी रही तो तुम टेस्ट के लिए लेट हो जाओगे। आसले कहता है सॉरी सॉरी। एमसी कहता है ये क्या रिएक्शन था? तो वो कहता है आई मीन ये कितना स्ट्रेंज है, बस एक महीने में तुम बड़े हो गए रोनन, तुम बड़े लग रहे हो। रोनन कहता है तुम फिर से वही कह रहे हो, बेकार की बातें करना बंद करो और यहाँ से जल्दी चलो। अगर मैं सोचूं तो इस टाइम फिलियन एकेडमी में क्या वो आदमी भी इधर होगा? गॉड सेंट सुलिपेन, जो कि स्वॉर्डमैनशिप क्लान ग्रांक्सिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक जीनियस स्वॉर्डमैन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस एम्पायर में। वो इंसान भी मेरे ही एज का है इस टाइम। शायद मैं उससे मिल जाऊं टेस्ट में, वैसे इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। असली कहता है बाय द वे रोनन क्या तुम्हारे पास वो है? रोनन कहता है तुम्हारे मतलब वो क्या है? वो कहता है कि वो ब्लू कलर का बर्ड का जो फेदर लिया था, जो पंख लिया था तुमने, वो पंख अपने ऑनर के दिशा बताता है। मैं सोच रहा था तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने बता ही दिया है तो पहले ही इसे ले लिया था हमारे आने से पहले। मुझे याद है वो बुढ़े आदमी कैपिटल में ही रहता है। मैं सोच ही रहा था कि टेस्ट के बाद जाके उससे मिलूं। है ये तो इशारा कर रहा है टॉप फ्लोर पे। और ऊपर जाता है, ऊपर का सीन दिखाया जाता है हमें। बुक्स रखा होता है, बुक्स रखा होता है। कोई कह रहा होता है फ्यू ये इजी काम नहीं है, मैं अभी तक प्रोफेसर होके यूज टू नहीं हुआ हूँ। क्या मैं वापस से एडवेंचर बन जाऊं? वो बर्ड चिर्प चिर्प कर रही होती है। वो आदमी कहता है हाँ। वो पूछ रहा था क्या तुम मुझे चेयर कर रहे हो मार्पल? हाँ मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए ताकि हम तुम्हारे सेवियर का कर्ज अदा कर सके। हमें दिखाया जाता है फिलियन के जूलॉजी प्रोफेसर वेरेन फानासिर, स्पेशल नोट वेरलियन, वेरलियन भी कहा जाता है। वेरेन कहते हैं क्या मैं खिड़की खोल लूं ताकि साफ हवा आ सके? ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर सर सेवियर आ जाए तो। आज क्या कहता है मैंने इसे नॉक भी नहीं किया और ये खुल गया। ये तो वही ब्लूई है पहली वाली, तो अब वही है बीस्टमैन डूड। इस पंछी का ओनर वेरेन और ब्लूई दोनों चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? ये टॉप फ्लोर है। इनसे कहता है तुमने मुझे डरा दिया, मैं तो बहरा हो जाता तुम्हारी आवाज से। असली कहता है इसलिए मैंने कहा था हमें स्टेज से जाना चाहिए। बैरन कहता है क्या तुम मेरे ब्लूई के पीछे पड़े हो? हाँ एमसी ब्लूई के फेदर दिखाते हैं तो वो बीस्टमैन कहता है दैट फेदर, क्या वो तुम ही हो जिन्होंने ब्लूई को बचाया था? वो हीरोज, अरे यार मैं अपने हीरोज के सामने इतना इनडिसेंट बिहेव किया, प्लीज उसे भूल जाओ। एमसी कहता है आई सेड इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आप क्यों बार बार इसे बोल रहे हैं? अगर आप स्पेसिफिक बोलो तो उसकी गलती ज्यादा है क्योंकि उसने ही कहा था
विंडो से जाने के लिए। असले कहता है हाँ उसका उसने मतलब उसने का क्या मतलब, तुम्ही ने कहा था कि मैं अपना टेलीकिनेसिस यूज करूँ क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ के जाना बहुत ज्यादा एनोइंग है। एमसी असले के गाल पकड़ लेते बोलता है चुप हो जाओ। एमसी कहता है सबसे ज्यादा जरूरी मैंने ये नहीं सोचा था, वेरलियन एक रेयर वेर ह्यूमन टाइप है जो कि इस ब्लू बर्ड के ओनर हैं और इस फिलियन एकेडमी के प्रोफेसर भी हैं। वो वेरन कहते हैं मैं ज्यादा सरप्राइज हूँ कि हमारे हीरोज इस एग्जाम के एप्लीकेंट्स हैं। क्या शर्म की बात है, अगर मुझे पता होता कि आप लोग हैं तो मैं पहले ही एक रिकमेंडेशन लेटर प्रिपेयर कर दिया होता, लेकिन आज ही एग्जाम है, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो एमसी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मुझे कुछ पूछना है। आपको पता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो बाद ने टट्टी किया है ये क्या है। वो वेरेन कहते हैं क्या बस ने टट्टी किया है कुछ। एमसी दिखाता है ये देखो एक ड्रीम बर्ड का अंडा। वो वेरेन कहते हैं तुम कह रहे हो कि मार्पेज ने ये अंडा दिया। एमसी कहता है इसमें क्या गलत है, क्या ये इतनी सरप्राइजिंग है कि एक पंछी ने अंडा दिया है। नहीं ये नहीं है, लेकिन ये ड्रीम बर्ड है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे पता नहीं है इस अंडे से क्या निकलने वाला है। एमसी कहता है तुम क्या कह रहे हो, अगर ये चिड़िया का अंडा है तो क्या इसमें से चिड़िया नहीं निकलेगा क्या। वेरेन कहते हैं हाँ लेकिन ड्रीम बर्ड थोड़ा अलग होता है, वो अपना एनवायरनमेंट और अपने आसपास के चीजों पे डिपेंड करता है। ड्रीम बर्ड आसपास के यूनिक माना को एब्जॉर्ब करते हैं और अंडा देते हैं। अगर मान लो कोई लावा के पास वाले जगह में अगर ये अंडा दे है तो इससे हैच हो, इससे बाहर निकले बच्चा, तो वो एक फोनिक्स हो सकता है जो कि आग वाला होता है, आग वाला फोनिक्स। अगर ये किसी मॉन्स्टर के घर पे ये अंडा अगर अंडे से अगर बच्चा निकले तो वो अंडा वो मॉन्स्टर का शेप लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाढ़ का शेप कभी लेता ही नहीं है। ऑफ कोर्स इससे निकलने वाली माना को एनालाइज कर सकता हूँ और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकते हैं कि इसमें से क्या निकलने वाला है, लेकिन ये अंडा ये तो बहुत सारे माना के अंश से भरा हुआ है, इसलिए मैं एम्बेरस होके कह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं पता चल रहा, ये बताने में डिफिकल्टी हो रही है कि इसमें से क्या निकलेगा। हमसे कहता है आप बस एक अंडे के लिए इतना बोल रहे हो। वेरेन कहता है यू रास्कल तुम कहाँ घूम रहे थे एक ऐसा अंडा देने के लिए। ब्लूबर्ड को चिप चिप करता है। वेरेन कहता है मैं कभी नहीं देखा था ऐसा सेमलेस बर्ड को, तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप इसका ध्यान रखेंगे इस अंडे का। एमसी कहता है वैसे मैं माइंड नहीं करूंगा, क्या आप ओके हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रीशियस है। वेरेन कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, ड्रीम बर्ड बस अपने पूरे जिंदगी में बस एक बार अंडे दे सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है कि इस बर्ड ने अपने हीरोज के आगे अपना अंडा दिया है। मुझे लगता है मरपीस ने स्पेशल फील किया होगा, तभी तभी मरपीस खुश होके चिर्प चिर्प करने लगता है। वेरन कहते हैं मैं मेरे फ्रेंड को रेस्पेक्ट देना चाहूंगा जिसके साथ मैं बहुत टाइम से हूँ। एमसी कहते हैं तो मैं इसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि इससे क्या निकलने वाला है। एमसी कहता है तो हम जिस काम के लिए आए हैं हमने वो खत्म कर लिया, तो हम अभी जा रहे हैं। तो वो वेरेन कहते हैं प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों को क्या दूं, अभी सोचा कुछ ग्रेट, प्लीज इसे ले जाइए, ये आपको अंडे से बच्चे निकालने में मदद करेगा। क्या ये फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है फिलियन एकेडमी का, जहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। वो हॉल गैलोन कैसल का मेन बिल्डिंग, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। अनाउंसर कह रहा होता है नंबर 111 का टेस्ट खत्म हो गया, प्लीज 112 अंदर आ जाइए। 112 अंदर जाता है। एमसी सोच रहा होता है इसके बाद मेरी बारी है, वो मेरे को बहुत ज्यादा इंतजार करवाए। मारिया क्या तुमको नहीं लगता। मारिया कहती है हाँ ये सभी एग्जाम में होता है, लेकिन तुम वो क्यों पहने हो, क्या तुम्हें उससे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। मारिया कहती है मैं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, फिलियन ने प्राइवेट एकेडमी है जिसमें नॉवेल्स आते हैं, क्या पता वो हमारे प्रीशियस कस्टमर बन जाए बाद में, तो उनके सामने मैं अच्छा दिखूं, यही सही रहेगा।
एमसी कहता है वाह तुम तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। मारिया कहती है एनीवे अगर यहाँ पे वो क्यूटी होता तो बहुत अच्छा होता, कितना शर्म की बात है। एमसी कहता है हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक का टेस्ट हॉल अलग है। मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे वो रो ना रहा हो। फिर अनाउंसर चिल्लाता है एप्लीकेंट नंबर 112 का टेस्ट खत्म हो गया है, प्लीज 113 नंबर अंदर जाइए। तो एमसी कहता है ये मेरी बारी आ गई है। मारिया कहती है ज्यादा नर्वस मत होना और अपना बेस्ट देना, जैसे मैंने बताया अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एमसी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, धन्यवाद तुम्हारे सपोर्ट के लिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर वो अंदर जाता है, अंदर का सीन दिखाया जाता है। एमसी कह रहा होता है ये लोग फीलियंस के प्रोफेसर हैं जो एमसी के सामने बैठे हुए होते हैं। एमसी खड़ा होता है, एमसी कह रहा है तो वो लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा वो बुढ़ा जो बीच में बैठा है जो कि फीलियन एकेडमी का हेडमास्टर होता है, आर्कमेज क्रावा क्रिएटिव, और वो लड़की बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं अपने पास्ट लाइफ में रेयरली ऐसे इंसानों से मिला। वो लड़की दिखाई जाती है जो कि स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर होती है, ग्रांड स्वॉर्ड सेंट नाबीरोज। वो जो के अपना एमसी इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, कहता है मैं रोनन हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं रोनन तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं फिलियन एकेडमी का हेडमास्टर क्रावा कराटिर हूँ। तो चलो तुम्हारा टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो तुम्हें मैजिकली इंजीनियर एक डमी के साथ फाइट करना होगा और तुम्हें अपना टेक्निक दिखाना होगा जिससे हम देख के डिसाइड करेंगे। एमसी कहता है ठीक है सर, ये ज्यादा स्पेशल नहीं है, फट से मैं काट दूंगा, आई थिंक ये डमी के लिए एनफ होगा। हेडमास्टर कहता है हाँ। हेडमास्टर के साइड वाला प्रोफेसर सोच रहा होता है बस काट दोगे बिना माना के। वो अपने साइड वाले प्रोफेसर को कहता है एक ना एक हमेशा होता है जो कि डमी को देख के सोचता है कि वो इतना आसान है और पागल जैसे बातें बोलता है। साइड वाला प्रोफेसर कहता है अगर ये एप्लीकेंट जो बहुत दूर देश से आया है तो हम नहीं बता सकते। मैजिक डमी तो आसान रहा है लेकिन इसके पास ऑरा को डिफेंस करने वाली एबिलिटी है और ये अपने आप को फास्ट रीजनरेट कर सकता है। ये बहुत प्रिसाइजली इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, इतना ज्यादा अच्छा है कि जीनियस स्लीफेन थोड़ा सा ही खरोच डाल पाया अपने स्वाड से। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा हमें क्या दिखाएगा। उसके पास वाला प्रोफेसर कहता है हम कभी नहीं पता, क्या पता वो इसको बीच से ही काट दे, तुम अच्छा मजाक करते हो हा 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 हा। हेडमास्टर सोच रहा होता है इतना ऑफेंसिव बातें कर रहे हो जबकि ये बंदा हमारे सामने खड़ा है, अगर क्या हो कि ये बच्चा तुम लोगों को रॉन्ग प्रूव कर दे। हेडमास्टर देखते सोचते क्या ये इसके पास इतना ताकत, वो भी इस उम्र में। हमें दिखाया जाता है एमसी एक झटके में काट देता है जिसको कि स्वॉर्डमैनशिप वाला प्रोफेसर देख के हैरान हो जाती है। एमसी कहता है बस एक ही था, वो व्हाइट बालों वाला प्रोफेसर कह रहा था बस एक कट, क्या एक कट में काफी हो गया। येलो वाला वाला प्रोफेसर कह रहा होता है कि हम इसे क्या ग्रेड दे, आपको नहीं लगता हेडमास्टर। हेडमास्टर एकदम चौंका हुआ होता है। तभी इंस्ट्रक्टर नाबिरोस खड़ी हो जाती है, फटाक से एमसी पे हमला करती है और उसके गले पे तलवार रख देती है। एमसी कहता है आपने मुझे डरा दिया। वो कहती है तुम कौन हो, इस स्वॉर्डमैनशिप तुमने कहाँ से सीखा। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर नाबिरोस एमसी के गले पे तलवार रख देती है। एमसी कहता है आपने मुझे डरा दिया। इंस्ट्रक्टर नाबिरोस कहती है तुम कौन हो, ये स्वॉर्डमैनशिप तुमने कहाँ से सीखी इसे। एमसी कहता है मैंने कहाँ से सीखा, आपका क्या मतलब है। नाबिरोस कहती है रुको मैं अपना सवाल बदलता हूँ, क्या तुमने मेरा मूवमेंट्स देखा। एमसी कहता है हाँ ये तो अमेजिंग है, आप इतनी जल्दी 3 स्वॉर्ड स्लैश की जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन आपने करके दिखाया। नाबिरोस कहती है हाँ ये 3 बार था जैसे कि तुमने हमें दिखाया। इतना एरोगेंट कट, क्या तुम्हें लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारा फुली स्वॉर्डमैनशिप, तुमने जानबूझ के लास्ट वाला कट को धीरे मारा ताकि अगर हमने देखा ना हो तो उसे अच्छे से देख सके। कितने एरोगेंट हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ खड़े हो। वो दोनों प्रोफेसर सोच रहे होते थे अब हमें क्या देखना चाहिए। एमसी सोचता है शायद ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस अपना स्ट्रेंथ इसीलिए एडजस्ट किया ताकि मैं उसको अच्छे से काट सकूं, लेकिन इनके मूड को देख के लग रहा है
अगर मैं इन्हें बताऊं तो भी ये मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। नाविरस कहती है मैं तुम्हें याद रखूंगी। एमजे कहता है हाँ बस इतना ही। नाविरस कहती है मैं तुम्हें जरूर मजा चखाऊंगी। एमजे कहता है हाँ बस इतना नहीं था। वो गुस्से में जाकर बैठ जाती है हेडमास्टर के पास और कहती है मैं तुम्हें जरूर डेफिनेटली मजा चखाऊंगी। हेडमास्टर सोच रहा होता है लगता है अपने स्टूडेंट पे गुस्सा हो गई, लगता है मुझे थोड़ा अटेंशन देना होगा। हेडमास्टर कहता है गुड जॉब रोनन, तो हम इस टेस्ट को थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे जो बेस्ट लगे तुम उसका जवाब देना। और रोनन तुम इस फिलियन एकेडमी में क्या सीखने आए हो? रोनन कहता है मैं सोचूं तो आपका क्वेश्चन का आंसर है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट ना हो, मैं यही सीखने आया। हेडमास्टर एकदम चौंक जाता है। हेडमास्टर कहता है अच्छा ऐसा है, मैं समझ गया, तो सेफली जाना रोनन। फिर हेडमास्टर सोच रहा होता है कोई रिग्रेट ना रहे। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ये कैसे सिखाऊं। तो येलो वाला ऑफिसर कह रहा होता है हेडमास्टर क्या चल रहा है इधर? पहले इंस्ट्रक्टर नाविरुस और अब आप। उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो? क्या उसने कोई ट्रिक यूज किया? हेडमास्टर कहता है हाँ ट्रिक, हम ऐसे बोले तो भी सही है, लेकिन मैं भी एक्चुअली वो ट्रिक से ज्यादा टैलेंट था। और दोनों इंस्ट्रक्टर शॉक हो जाते हैं। क्या मैजिकल इंजीनियर डमी तो कट गया? एमसी बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है उस लड़की का स्वॉर्ड, अगर मैं पहले वाला रोनन भी होता ना तो भी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसके सामने जीत सकता हूँ कि नहीं। मुझे लगता था बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे लगता है मैंने अच्छा किया फिलियन एकेडमी आके। कमांडर अगर ये फिलियन है तो मैं श्योर हूँ मैं बहुत कुछ सीखूंगा। एमसी सोच रहा होता है अब बस लिखत टेस्ट बचा है, मैं महीनों से इसको याद रख रहा हूँ तो ये बहुत इजी होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखा जाता है वो एकदम डिप्रेशन में चला गया होता है। मैं मर गया, मैं मर गया, छोड़ो मेरी लाइफ ही ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं। मारिया कहती है उसने तो आधा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाया। वो क्यों? मैं श्योर हूँ मैंने बोला था एक बार बैग चेक कर लो। असली कहता है उस बारे में उसको जो चाहिए था उसने वो ले लिया उस बैग से, लेकिन वो हाइपर फोकस्ड होने के बाद उस बैग के बारे में कम्प्लीटली भूल ही गया। असली कहते ये मेरी गलती है, ये ऐसा नहीं होता अगर मैं उसको एक बार पूछ लेती तो। मारिया सोचते हैं ऐसे पागल इंसान भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या? जब से टेस्ट खत्म हुआ है तो ये ऐसा ही है डिप्रेस होकर। टेस्ट का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। मारिया एमजी को चीर करके कहती है मैं समझ गया, लेकिन तुम ऐसे उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकल टेस्ट है और तुम्हारा जितना स्किल है मैं श्योर। तभी कोई लड़का चिल्लाता है ये देखो ये फाइनली आ गया। हमें दिखाया जाता है एक अनाउंसमेंट को जहाँ पे कुछ लिखा होता है। असली कहता है ये तो जो जो पास किए हैं उन लोगों का लिस्ट है। मारिया कहती है ये तो मेरे सोच से भी जल्दी आ गया। हम देखते हैं दिखाया जाता है उसमें मैजिक डिपार्टमेंट में एसली प्रैक्टिकल में 12वीं रैंक में होता है और थ्योरी में पहले स्थान पे होता है 3 लोगों के साथ। और मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में मारिया सेन कारावेले प्रैक्टिकल में 9th में होता है और थ्योरी में भी 9th में होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये हम पास हो गए। और असली देखो हमने थ्योरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। असली कहते हैं क्या सच में? मारिया कहते हैं हाँ देखो वहाँ पे लिखा है। वैसे तुम 3 लोगों के साथ आए हो पहले स्थान में, लेकिन पहले स्थान में तो हो, ये कितना अमेजिंग है क्यूटी। असली कहता है ये बस इसलिए है कि मैं थोड़ा सा लकी हो गया। मारिया पूछती है हे रोनन तुम्हारा रैंक क्या है? एमसी डिप्रेशन में खड़ा हुआ होता है नीचे सर झुका के और कह रहा होता था मुझे लगा था, मुझे पता था इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे जैसे इंसान एकेडमी कैसे जा सकता है? मारिया कहती है क्या सच में रोनन? ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मजाक करना बंद करो और अच्छे से देखो, कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा नाम नहीं होगा। एमसी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने हर एक नाम पढ़ के देखा, मेरा नाम ही नहीं था, मैंने तुम्हें बताया था मैं मर गया हूँ। तभी आसमान में हमें आग का गोला दिखाया जाता है, वो नीचे आके धमाका होता है। वो लोग हैरान होकर पीछे देखते हैं। एमसी कहता है ये फ्लैशी चीज क्या है? मारिया कहती है ये तो इंटर्न एग्जाम का लास्ट कैनन फायर है, हर डिपार्टमेंट के पहले स्थान वाले बंदों के लिए ये आता है। ये ग्लोरी फोनिक्स है। हमें ग्लोरी फोनिक्स दिखाया जाता है जो कि एक आग का गोला अपने एमसी की तरफ भेज देती है। एमसी सोच रहा होता है ये क्या है, और तभी धमाका हो जाता है। वहां पे लिख के आता है मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का पहला स्थान प्रैक्टिकल टेस्ट में रोनन और थ्योरी में 5712। मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का पहला स्थान रोनन को मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम में और थ्योरी में 5712 रैंक। वो लोग ऊपर दिखते हैं क्या पहला स्थान? ऐसा इंसान जो थ्योरी में 5712 रखा है, लेकिन तुम मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में पहला स्थान लेके आए हो प्रैक्टिकल में, तुम अमेजिंग हो रोनन, तुम पहला स्थान लेके आए हो, मुझे पता था तुम एक जीनियस हो। एमसी कहता है हा, मुझे लगता है हमारी आंख बहुत अच्छी है, तुम देख के पहचान सकती हो। रुको अगर मैं पहला स्थान में हूँ तो क्या वो मुझसे हार गया?
उसका जैसा पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेगा। ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। तभी पीछे से किसी का पैर दिखाया जाता है, पीछे से कोई बंदा आता है, कहता है अच्छा वो तुम हो जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम में पहला स्थान हासिल किया है। एमसी कहता है शिट, मुझे पता था, क्या हम ऐसे मिलने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि होता है स्वार्टसेंट सुलीफेन एमसी के सामने आ जाता है। सब लोग देख के कह रहे होते हैं वो देखो स्वार्टसेंट सुलीफेन, मुझे नहीं लगा था कि मैं एम्पायर का राइजिंग स्टार को इधर देख सकती हूँ। मारिया कहती है रोनन, ये लगता है कि तुमसे बात करना चाहता है। असली सोच रही होती है यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत ज्यादा स्केरी लग रहा है। एमसी सोच रहा होता है ये तो परेशान की बात है, ये तो पहले जैसा ही है। वो ये नहीं सोच सकता कि कोई उससे बेहतर हो स्वॉर्ड में। लगता है मुझे इस सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं पहला स्थान में, मुझे भी नहीं पता मैं पहले स्थान में कैसे आ गया। स्वार्टसेंट सुलीफेन कहता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। एमसी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता। हमारे पास क्या प्रूफ है। फाइट करना बंद करो और चले जाओ इधर से। सुलीफेन अपना तलवार को पकड़ के कहता है प्रूफ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपना तलवार निकाल के एमसी पे अटैक करता है। एमसी उसे रोक लेता है अपने तलवार से। असली कहता है रोनन। सुलीफेन कहता है क्या ये काफी है प्रूफ के लिए। अगर तुम फर्स्ट नहीं होते तो तुम इतने जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते मेरे शॉट का। सारे लोग कह रहे थे ये देखो फाइट चल रहा है, फाइट चल रहा है। तो सुलीफेन कहते हैं तो चलो मुझे दिखाओ तुम्हारा स्किल कितना बेस्ट है जो कि तुम मुझे पीछे कर पाए। एमसी गुस्सा हो जाता है, यू क्रेजी बास्टर्ड, और तुम यही चाहते हो तो जल्दी आओ। और एमसी एक स्लैश मारता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा बोल के। दोनों के बीच में फाइट होती है, दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकरा रही होती है। एमसी कह रहा होता है ये देखो बास्टर्ड, तुम खुश हो ना। अभी स्वॉर्ड से सुलीफेन का तलवार कांप रहा होता है। वो कहता है ये अभी सेंस बना रहा है कि तुमको अच्छा स्कोर मिला, ये बहुत ग्रेट टेक्निक है, अनएक्सपेक्टेड, ये काफी नहीं है मेरे को हराने के लिए। एमसी कहता है नहीं पागल हो क्या, शांत हो जाओ। सर्जेंट कहता है मुझे दिखाओ, तुम छुपाओ मत, तुम्हारे पास क्या क्या है मुझे दिखाओ। मैं अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एमसी सोच रहा होता है अरे ये इडियट, क्या ये मेरे पास आ रहा है मरने के लिए, इसलिए मैं इसे मिलना नहीं चाहता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये औरा को मैनिपुलेट करेगा, ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। एक टेम्पेस्ट जो कि एक सिंगल स्लाइस से बनता है, खतरनाक औरा जिसको टेम्पेस्ट स्वॉर्ड बोलते हैं, मैं सच में इसे हैंडल नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो भागो। बीच स्टार्सेंट कहता है हे तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो तुम, क्या तुम अपने ओपोनेंट को फीड दिखा रहे हो बीच फाइट में। एमसी आसले को पकड़ता है। स्टार्सेंट कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आसले कहता है रोनन क्यों क्यों मुझे। स्टार्सेंट कहता है तुम कावर्ड, एक लड़की को अपना शील्ड बना रहे हो और तुम अपने आप को नाइट कहते हो। असले कहता है लेकिन भाई मैं तो लड़का हूँ। एमसी कहता है मैंने जो सोचा था कि वो पार्ट तुम अभी भी वैसे ही हो, और तुम मरने भी वाले हो तो भी तुम एक नाइट की तरह प्रोटेक्ट करोगे। और एमसी उसके मुंह पे मार देता है। शॉर्ट सेंट अपना घुटने पे आ जाता है, अपना मुंह पकड़ के बैठा होता है। एमसी कहता है नाउ असले मारिया भागो यहाँ से। शॉर्ट सेंट देखता है क्या, अरे रुको रुको, पीछे से कोई टकला आता है, बोलता है "ए, इधर क्या चल रहा है, इधर इधर कौन सी फाइट चल रही है। वो देख के चौंक जाता है, ओ मेरे सर सुलिफन, क्या आप ठीक हो। किसका इतना साहस हुआ जो आपके साथ ऐसा किया, प्लीज आप मुझे बताइए वो कैसे दिखते हैं, हम उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजेंगे। शॉर्ट कहता है प्लीज इनफॉर्मली बात कीजिए, मैं अभी डुकल फैमिली का सन नहीं हूँ, मुझे बस एक कॉमनर का स्टेटस दीजिए जो कि इस एकेडमी में एक एप्लीकेंट है। तुम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, ये एक फेयर फाइट था, मैं अपना ख्याल रख लूंगा खुद। पर्सेंट अपना तलवार देखता है और बोलता है ये टूट गया, एक हाईएस्ट ग्रेड मिथिल से बना हुआ एक स्वॉर्ड, ये टूट गया। मैं सोच रहा था उसको स्किल कुछ खास नहीं है, बस सोचा जाए तो उसने बस वैसे तलवार से इतना कुछ कर दिखाया। इंटरेस्टिंग रोनन, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। हमें अगला दिन दिखाया जाए कैपिटल के बाहर सेमोए फॉरेस्ट में। एमसी और असली जंगल में जा रहे होते हैं। एमसी कह रहा होता है आई स्वेयर ये यही कहीं होगा। उसने कहता है हाँ रोनन, क्या हमें अभी ये करना चाहिए। रोनन कहता है क्या। आस्ले कहता है नहीं, मैं बस सोच रही हूँ पिछले दिन का फाइट के बाद वो लड़का रांसिया डुकल फैमिली का बच्चा है, वो फैमिली इंपीरियल फैमिली के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तुमने उसका नाक तोड़ दिया, अगर वो बदला लेना चाहेगा तो तुम क्या करोगे। एमसी कहता है ज्यादा सोचो मत, परेशान मत हो, वो एक अच्छा लड़का है, वो बस पागल है स्वाड के पीछे, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, वो अपना प्रिंसिपल कभी नहीं भूलेगा, वो सबका रोल मॉडल है और वो वीक को प्रोटेक्ट करता है। और शायद ऐसा कहना चाहिए कि वो एक परफेक्ट नोबल है। वो प्रोबेबली यही कहेगा कि कल जो हुआ वो एक फेयर फाइट था, अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हम जेल में होते। असले कहता है हाँ सोचा दे तो ये सच है। एमसी कहता है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी उधर देखो, शायद हम यहाँ पे आ गए। वो माना वेन जिसके बारे में हमें प्रोफेसर वेरेन ने बताया था, हेर्नाडो स्प्रिंग, हमें पता
रहता है माना, जो कि इस दुनिया में घूमते रहता है एक अननोन रीजन की वजह से, और एक सिंगल स्पॉट पे गैदर होता है और एक बबल जैसा बनाता है, उसको माना वैन कहते हैं। इस जहाँ पे होता है अपना सराउंडिंग से ये माना ऑब्जर्व करता है। नॉर्मल पत्थर भी अगर इसके पास होता है तो वो एक हाईएस्ट ग्रेड माना स्टोन बन जाते हैं, और एक नॉर्मल पत्ता भी इसके पास होता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके मिराकलेस मेडिसिन हर्ब बन जाता है। ये फेमस है अपना ग्रेट इफेक्टिवनेस के लिए। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और बहुत लोग से अपने लिए रखना चाहते हो। प्रोफेसर तो बहुत अच्छा आदमी निकला जो कि हमें इस तरह का चीज दे दिया एक अंडे को हैच करने के लिए। तुम क्या सोचते हो असले, क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है? असले कहता है ये मेरा पहली बार है, मैं इतना माना कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस में हूँ और इतना माना सेंस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँ तो मेरे यूजुअल जितना मैजिक कर सकता हूँ ना उससे ज्यादा मैजिक मैं कर सकता हूँ। और तुम्हारे पॉकेट में जो एग है ना, ये पहले भी हुआ था, ये पहले भी हुआ था, लेकिन ये अभी एक इनक्रेडिबल स्पीड से माना को ऑब्जर्व कर रहा है। मुझे कहता है अच्छा, पर मुझे नहीं पता, मारिया होती तो उसे बहुत पसंद आता। अगर वो अपना बिजनेस के कारण से बिजी नहीं होती तो वो हमारे साथ आ पाती। ऐसे कहते हैं हाँ ये सही है, लेकिन रोहन यार तुम्हें नहीं लगता ये कुछ स्ट्रेंज है? रोनन कहता है क्या स्ट्रेंज है? असली कहते हैं प्रोफेसर वेरिन ने कहा था कि ये यहाँ पे बहुत सारा माना होगा, इसीलिए फंटास्टिकल स्पीसीज यहाँ पे आके नेस्ट बनाए। नॉर्मल जानवर के लिए भी ये प्लेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों हम किसी भी एनिमल का आवाज नहीं सुन रहे? हमको कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एमसी सोचता है डैम चीजें हाथ से छूटती जा रही है, ऐसा क्यों होता है? मैं जहां भी जाता हूँ वहां पे ऐसा होता है। आस्टे कहता है क्या गलत है? एमसी कहता है रेडियो जब असले हमें दिखाया जाता है जानवर मरे पड़े होते हैं। एमसी कहता है ये तो खून का स्मेल है। हमें कुछ लोगों की आंखें दिखाई जाती है, वो जानवर को मार के एक जगह इकट्ठा किए होते हैं। असले कहता है खून का स्मेल, तुम्हारा क्या मतलब है? एमसी कहता है क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं। गेस्ट से ज्यादा तो ये कह सकते हैं ये कि कोई ट्रेस पार्सर से वहां पे जंगल से एक तीर मार देते हैं कोई, हमें दिखाया जाता है 5 जन तीर लेके एम किए हुए होते हैं। वो लोग अपना तीर चला देते हैं एमसी के ऊपर। एमसी अपना तलवार निकालता है और उन तीरों को काट देता है बीच से। एमसी कहता है ये तो मैंने पहले जो देखा था प्यूनिटिव फोर्स कैंप में, तुम्हें पता है ये कितना ग्रेट है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है लाल बालों में, ये एक स्पेशल एरो है जो कि इजीली एक ऑर्क जैसे क्रिएचर्स का हेड उड़ा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुमको भी एक चाहिए है ना कैप्टन? एमसी सोच रहा था ये देखो फिर से शुरू, क्या तुम उसी में लगे रहोगे? तुम चुप नहीं होगे क्या? लाल वाला वाला कहता है मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ अलग है। अगर हम इसे यूज करें तो हम अच्छे से डॉग्स को हंट कर सकते हैं। कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। हमें दिखाया जाता है द ग्रेट इलाइट ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन कारिबोलो, इट्स चेरिबोलो अगेन। हाँ, और उसके ऊपर ये तो हंटिंग डॉग के लेवल में है। ये बढ़िया है। आसले तुम छुप जाओ कहीं पे जाके, और अच्छे से छुपना। आसले कहता है हाँ ठीक है मैं छुप जाऊंगा, मैं जाके इनको संभालता हूँ। एम से फट से स्पीड में जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं इस बास्टर्ड के साथ क्या गलत है, उसने हमारे सारे ब्लेड को उसने ब्लॉक कर दिया, माना इन्फ्यूज एरो को भी उसने तोड़ दिया। व्हाट द हेल इज ही? तुम सब लोग बिखर जाओ, उसको घेर लो और अटैक करो उसे। एमसी सोच रहा होता है ये तो बहुत क्विक डिसीजन लेता है, फिर तुम उन फॉरेस्ट वालों से थोड़ा अलग हो। ये थोड़ा परेशान करेगा। अगर ये ऐसा है रुक जाओ, अटैक मत करो। तुम अपने एलाई को भी नहीं पहचान सकते क्या? और लाल वाला कहता है क्या एलाई? वो क्या बकवास कर रहा है? एमसी कहता है व्हाट? तो क्या वो न्यूज़ अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची क्या? मैं एक यंगेस्ट हंटिंग डॉग हूँ जो डामस ब्रांच में अभी रिसेंटली भर्ती हुआ हूँ। मेरा नाम है आयुध। वो लोग कहते हैं क्या तुम सच में एक हंटिंग डॉग हो? एमसी कहता है हाँ सच में। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? वो आदमी कहता है तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बिलीव करूँ तुमको देख के? तुम यहाँ पे कनेक्शन के थ्रू भी नहीं आए हो। एमसी कहता है अगर तुम सच में बिलीव नहीं करते तो अपने ब्रांच वाले को क्यों नहीं पूछ लेते? पर एक एडवाइस, ये सोचना सही नहीं कि तुम एक चीज में गलत हो तो हर कोई उसमें गलत है। डिंगो ह्यूंग तुम्हें ये पैथेटिक बनाता है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें काट दूंगा टुकड़ों में। एमसी कहता है ओ माय, तुम्हारे हाथों का भी बैड हैबिट है। तुम्हारे जैसे लोगों का हमेशा बैड एंडिंग्स होता है। उसमें पीछे से एक मास्क वाला बंदा कहता है हे शांत हो जाओ, वो बच्चा है इसलिए उस पर डाउट मत करो। आफ्टर ऑल वो रैंक और ब्रांचेस सिर्फ हम कारिबोलो ही जानते हैं। मैं बताया जाता है सबसे ऊपर उल्फ होता है, उसके नीचे हंटिंग डॉग होता है, फिर उसके नीचे वाइल्ड डॉग होता है। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसको सब पता है। एक बार हम इसे बॉस के साथ कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये सच है वो लेजिट है तो हमारा और डामास ब्रांच के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा।
मैंने तुम्हें बताया था ना कि बस साइलेंटली ऑब्जर्व करो। पीछे से कोई आता है, सब लोग देखते हैं पीछे क्या आ रहा है, सब लोग बोलते हैं बॉस। हमें दिखाया जाता है उल्फ को, जो कि डेमायर ब्रांच का होता है, जिसका नाम बेउम होता है। ओ आदमी कहता है परफेक्ट टाइमिंग बॉस। इस सन ऑफ बीच कह रहा है कि वो मास्क वाले बंदे सोच रहे होते हैं अब तो बॉस भी यहाँ आ गए, हमको डांट पड़ने वाले बाद में। एमसी सोच रहा होता है अगर ये फैक्ट है कि अगर वुल्फ भी बाहर है और सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तभी वुल्फ बॉस चिल्लाता है, ओए किड्डो, आई हो, तुमने क्या कहा, तुम डामस ब्रांच से हो? एमसी कहता है हाँ यस मैं हूँ। वो सोच रहा होता है ये तो स्ट्रेंज है, क्या हो सकता है, माउंटेन का इस पार्ट तो डिसाइड हुआ था डेमार्श टेरिटरी का। एमसी कहता है हाँ वेल ये सच नहीं है, क्योंकि मेरा नाम आहियुत नहीं है। और बॉस कहता है क्या? एमसी फट से जाता है और लोगों को काट देता है वो हिस्सों में, और कहता है मैंने वो नाम बोला जो कि मैं सबसे बुरा सोचता हूँ। ये ऐसा लगा कि यही परफेक्ट नाम है एक पोचर का एक्टिंग करने के लिए। और वो बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और बॉस का गला काट देता है एकदम। वो आदमी कहता है बॉस। एमसी कहता है ओए ह्यूंगसी, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम लोग का अंत बुरा होगा? लड़का अपने हाथों को देखता है जिसका उंगली कट चुका होता है। वो लड़का हैरान हो जाता है, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा उंगली। मुझे कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो, अगर तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हो तो इसको पकड़ो और यहाँ पे एक लोकेशन का ड्रॉ करो। शुरुआत से जो जो ब्रांच को जानते हो उन लोगों का लोकेशन ड्रॉ करो। वो आदमी कहता है क्या? मुझे कहता है क्या तुम करना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। वो आदमी कहता है नहीं नहीं मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे पास मैप ड्रॉ करने के लिए कुछ है नहीं। एमसी कहता है क्या बक रहे हो, क्या मैंने एक स्पेशली चीज नहीं दिया तुम्हें? अपना राइट हाथ देखो। वो आदमी रोते हुए अपना राइट हाथ देखता है और वो अपने हाथों से खून से मैप बना के देता है। एमसी कहता है ऑल राइट, मैं देख सकता हूँ कि तुमने ये सिंसियरली ड्रॉ किया है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, वो आदमी कहता है हाँ थैंक यू थैंक यू, तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे ना जैसे तुमने प्रॉमिस किया था? एमसी कहता है अच्छा, वो बोल के एमसी उसको बीच से दो टुकड़ों में काट देता है और कहता है ऑफ कोर्स नॉट। असली उल्टी कर रहा होता है। एमसी कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। असली कहता है सॉरी लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ये सब तो कालीबोरों का काम है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उनको जिंदा छोड़ना मतलब कि एक क्राइम है। असली कहते हैं लेकिन फिर भी। एमसी कहता है डोंट वरी, वो लोग सब वांटेड क्रिमिनल्स थे जिन्हें की मारना अच्छी बात है। एनीवे अगर प्रोफेसर वेरन ये देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? एमसी के पाउच हिलने लगता है। एमसी कहता है क्या ये सडनली ऐसा क्यों हो रहा है? असली कहता है रोनन वो देखो, वो तो। एमसी कहता है क्या? हमें दिखाया जाता है सारे मरे पड़े जानवरों की बॉडी से खून एक जगह इकट्ठा हो रहा होता है, खून का एक बवंडर जैसा बनने लगता है। असली डर जाता है। एमसी अपना स्वॉर्ड निकलता है, ओ शिट ये क्या चीज है? फिर तभी एमसी के बैग में से वो अंडा बाहर निकल जाता है। एमसी देखता है ये क्या, ये अंडा तो सारा खून को ऑब्जर्व कर रहा है। इसलिए कहता है रोनन ये क्या हो रहा है? एमसी कहता है मुझे नहीं पता तो मुझे पूछना बंद करो ब्रैट, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, ये जो भी इस एग के अंदर है वो कोई एवरेज चीज नहीं है। वो अंडा सारा खून ऑब्जर्व कर रहा होता है। असली कहता है ये खत्म हो गया क्या? एमसी कहता है हाँ शायद हो गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तभी वो अंडा टूटने लगता है। असली कहता है देखो अंडा टूट रहा है। एमसी खुश हो जाता है, बोलता है कि ये हैच होने वाला है। यस अभी ये वक्त हो गया कि हम देखें कि इसके अंदर क्या है, चलो हम देखते हैं कि वैल्यूएबल चीज कैसा दिखता है। तभी फट से एक चीज एमसी के मुंह में आके टकराता है। असली कहता है रोनन। एमसी कहता है ये क्या चीज है? ये क्या ये ड्रीम बर्ड है? हमें कोई बीस्ट दिखाया जाता है। एमसी कहता है मैं किसी भी एंगल से देखूं, ये किसी भी एंगल से ड्रीम बर्ड नहीं दिख रहा। असली कहता है ये तो ड्रैगन जैसे दिख रहा है ना? एमसी कहता है हाँ तुम्हें भी लगता है ना? असली कहता है हाँ ये थोड़ा सा सिमिलर है, मैंने बुक्स में पढ़े थे। एमसी सोच रहा होता है ये ब्लूबर्ड कहाँ से ऐसा मानो ऑब्जर्व कर लिया यार, जो कि ऐसा कुछ उसने हैच करा है अपने अंडे से। एक ड्रैगन है लेकिन ये तो क्यूट दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा ग्रीटिंग्स थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम चूसने वाले, तुमने बाहर आते ही मेरे मुंह में पंच कर दिया। तभी वो ड्रैगन मैजिक स्पेल यूज करता है और एमसी ठीक हो जाता है। एमसी कहता है क्या मेरे सारे इंजरी ठीक हो गया? असली कहता है वाह ये बच्चा तो हीलिंग मैजिक कर सकता है, और ऊपर से ये तो तुम्हें बहुत पसंद करता है रोनन। वो ड्रैगन एमसी के गाल में आके लिपट रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है ओ इसके पास तो बहुत ज्यादा एबिलिटी है, जितना इसके पास होना चाहिए था इससे ज्यादा इसका एबिलिटी है। असली कहता है चलो इसका नाम देते हैं रोनन, हम इसे ड्रीम बार तो नहीं कर सकते हमेशा। रोनन कहता है क्या हम नाम दे? मैं सोच रहा हूँ इसके लिए क्या नाम अच्छा होगा। और ड्रैगन बोया बोया कर रहा होता है और ड्रैगन फट से उड़ के जाता है कहीं पे। असली और एमसी उसको देखते हैं। असली कहता है व्हाट, क्या सडनली कहाँ चला गया? एमसी कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा क्या, इसने किसी का प्रेजेंस सेंस किया है। हमें किसी के पैर दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है हुडी पहन के। डिमार ब्रांच का कूली होता है, उसका नाम बलरोज होता है।
वो सोच रहा होता है ये क्या है, वो चीज क्या था। कूली काम करने के लिए बाहर गया था और आके देखा तो सब मरे पड़े थे। देखा तो एक ब्लड का सी बना हुआ था। अरे व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। वो पीछे देखता है तो ड्रैगन उसके पीछे आ रहा होता है। वो डर जाता है एकदम से। उसका पैर पेड़ की जड़ों में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है धड़ाम से। वो ड्रैगन उसके बॉडी से खून को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बंदा डर जाता है, मेरा खून प्लीज मुझे बचा लो। तभी एमसी आता है, ऐसे आके बोलता है रुक जाओ, वो तो होगा सीता, अगर ऐसा ही चलता रहो तो तुम उसको मार दोगे। और ड्रैगन पीछे मुड़ के देखता है। असले कहते हैं सीता, क्या इसका नाम सीता दे रहे हो। एमसी कहता है हाँ, मेरे दिमाग में एक पहले से एक नाम था। एमसी कहता है तुमको कैसा लगा ये नाम, तुमको पसंद आया। बूढ़ी वाला बंदा सोच रहा होता है ये बच्चा क्या ये पहले वाला नहीं है, क्या ये उस मॉन्स्टर का ऑनर है, ये लड़का कौन है। उसे कहता है क्या तुम ठीक हो बलरोज। वो बूढ़ी वाला कहता है क्या, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। एमसी उसके गले में तलवार रख देता है और कहता है तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो बंदा तलवार को देखता है। एमसी सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे मिलने वाला हूँ। एनीवे तुमसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर बड़बोले कालीबोरो ब्लड हाउंड। लड़का चौंक जाता है, क्या ब्लड हाउंड, नहीं मैं बस एक कूली हूँ। एमसी कहता है क्या अभी तुम्हारा रैंक कम है। एनीवे चलेगा, एक चीज है जो कि तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है फील्ड एकेडमी का। एमसी सीख के उछाल रहा होता है और कह रहा होता है बढ़िया बढ़िया, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़िया है। असली कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ, मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया था। स्प्रिंग वाटर भी सोना जितना कीमती हो गया था। जब मैं तुम्हें देखा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि तुम वाटर को क्यों कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन मारिया के फादर के लिए ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूबल थी, उन्होंने बहुत ज्यादा हाई प्राइस दिया इसके लिए, उसका शुक्रिया। उसके वजह से हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अंजी कहते हैं हाँ हम बहुत वजह से प्रोफेसर वेरिन के ऋणी रहे, यहाँ हम आ गए हैं ताकि हम उन्हें थैंक्स बोल सके और हम उन्हें सीता को दिखा सके। हमें दिखाया जाता है उनके दरवाजे पे लिखा होता है, एक बोर्ड टंगा हुआ होता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं। एमसी सोच रहा होता है लेकिन सोचा जाए तो वो तो लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, क्या शर्म की बात है। लेकिन मैंने जो काम बालारोस को दिया था, जो मैंने मैप रिसीव किया था उस ब्लड हाउंड से, ये ग्रीटिंग से ज्यादा थी। मैंने उसे बहुत डराया लेकिन उसके पास कोई और अदर इंटेंशन नहीं था। इसलिए पूछती है तुम पैसे के साथ क्या करने वाले हो रोनन। एकेडमी में जो सेकंड रैंक में आता है उसको कोई स्कूल की फीस पे करनी नहीं पड़ती और उसको फंड भी दिया जाता है सपोर्ट करने के लिए, तो तुमको ज्यादा कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो तुम्हें करना है। एमसी सोचता है ऐसा कुछ है जो मुझे करना है। हाँ सोचा जाए तो एंट्रेंस सेरेमनी आने ही वाला है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है वेलन सिटी में एक कॉलेज स्टेशन को, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं। कोई ग्रीट करके बोलता है एक लड़की को आप आपके डेस्टिनेशन में आ गए हैं मिस। लड़की कहती है यस थैंक यू। वाह अच्छा तो ये है कैपिटल सिटी वेलोन, ये कितनी सुंदर है। हमें एमसी की बड़ी बहन दिखाई जाती है। एमसी कहता है बड़ी बहन तुम इतनी दूर आई, तुम पक्का थक गई होगी ट्रैवल करते हुए। एमसी की दीदी कहती है रोनन। एमसी कहता है कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हुआ ना मेरे ना रहते हुए। उसकी दीदी कहती है सीरियसली ये तो मैं ये पूछना चाहिए, मैं एकदम सरप्राइज हो गई थी इतना हाई क्लास कैरेज को हमारे घर के सामने देखते हुए, और मैं सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतना पैसे कहाँ से आया और तुम इतने पतले क्यों हो गए हो, क्या तुम सही सही खाना नहीं खा रहे हो क्या। एमसी कहता है डोंट वरी मैं अच्छे से खा रहा हूँ। उसकी बहन कहती है फिर ठीक है। हाँ ओह माय गॉड ये कितनी क्यूट है। एमसी कहता है ये सीता है, कुछ वजह की वजह से ये मेरे साथ ट्रैवल करती है। सबसे ज्यादा जरूरी है बड़ी बहन, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना चाहिए। उसकी बड़ी दीदी कहती है जल्दी करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं इतनी सडनली। हमसे कहता है मैं एकेडमी में एंटर करने के बाद बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ, तो उससे पहले मेरे पास कुछ काम है जो कि मैं निपटाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है जो कि मैं करना चाहता हूँ। एमसी उसकी दीदी को हाथ पकड़ के लेके कहीं पे लेके जाता है। उसकी दीदी कहती है रोनन मुझे पता है तुमने कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं, मैं समझती हूँ कि अब तुम केयर फ्री हो गए हो क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एमसी वहाँ पे अटेंडेंस को कहता है क्या ये डिलीवर हो सकता है। ऑर्डिनेंस कहता है हाँ ऑफ कोर्स। उसकी दीदी देख के चौंक जाती है इतना ज्यादा। एमसी कहता है कुछ ज्यादा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा की हो, अब तुम्हें मेरे से ये सब लेना ही पड़ेगा। एमसी की दीदी बहुत खुश हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगती है। मेरे छोटे भाई तुम कब इतने बड़े हो गए। और वो दौड़ के बाहर खुश होके जाते हो, कहती है सब लोग देखो मेरा छोटा भाई बहुत दयालु है। एमसी कहता है सीरियसली। तभी वो अटेंडेंस सोच रहे होते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है। उस बाजू वाला कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ।
एमसी कहता है कितना एम्बेरेसिंग है, अगर हो गया तो चलो। तो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ चलो। तो हम अब कहाँ जा रहे हैं रोहन? एमसी कहता है चलो वर्कशॉप को एक्सप्लोर करते हैं। मेरा स्वॉर्ड टूट गया कुछ दिनों पहले उस क्रेजी बास्टर्ड की वजह। वहाँ पे तभी वो दरवाजा खुलता है तो हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड सेंट। वो कहते हैं क्या तुम्हारा फाइनली हो गया रोहन? एमसी उसको देखता है क्या बोल के एमसी डर जाता है और अपने बहन से टकरा जाता है और कहता है हे क्यों तुम वहां से क्यों आ रहे हो? क्या तुम हमें स्टॉप कर रहे हो? स्वॉर्ड सेंट कहता है मैं एक नया स्वॉर्ड ऑर्डर किया था इसलिए मैं उसको लेने आया था। जो मैं पहले तलवार यूज करता था तुम्हारी वजह से वो खराब हो गया और मैंने कोइंसिडेंसली तुम्हें देख लिया और इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तो प्लीज तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को बंद करो। एमसी कहता है इसी को स्टॉकर कहते हैं। तुम पागल इंसान और क्या डिफेक्टिव। क्या तुम मेरे स्वाड को देख के भी बता सकते हो? मेरे स्वाड को एक बार देखो और बताओ क्या तुम इसके बाद भी कह सकते हो? अब हमें किसको दोष देना चाहिए? क्या मैं तुम्हें सच में दिखाऊं कि डिफेक्टिव किसे कहते हैं? शॉर्टसेंट कहता है ये कुछ बुरा आइडिया नहीं है, मैं चाहता था कि हमारा दोबारा मैच हो। एनसी की बड़ी बहन बीच में आ जाती है, कहती है रोहन मैंने कहा था ना अच्छे से बात करो। उनसे कहता है नहीं बड़ी बहन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो वहाँ पे खड़ा है वो मास्टर उसी ने पहले शुरू किया था। एमसी की दीदी कहती है क्या तुम मुझे जवाब दे रहे हो? एमसी की दीदी शॉर्टसेंट को आई एम सॉरी बोलती है। मुझे पता है मेरा ब्रदर का बोलने का तरीका थोड़ा सही नहीं है लेकिन वो अभी भी काइंड है, वो अभी भी बच्चा है। अभी बोला जाता है सुलिफेन जो कि ग्रांड नोबल फैमिली ग्रांसिया फैमिली का आने वाला पेट्रियट बनने वाला है, एम्पायर का राइजिंग स्टार। उसके साथ एक प्यार भरा मोमेंट्स होता है। एनसी की दीदी कहती है तुम शौक हो गया राइट? शॉर्टसेंट ब्लश करने लगता है और सोचता है ये तो गॉडेस की तरह है। उसकी बड़ी दीदी कहती है ये मेरी गलती है, मैंने उसको अच्छे से सिखाया नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे भाई को माफ कर दो। शॉर्टसेंट कहता है क्या नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैंने ये सब शुरू किया। आपकी कोई गलती नहीं है लेडी, जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। असली की दीदी कहती है ओह अच्छा ऐसा है क्या? तो आप तो बहुत दयालु है और रोनन का आप जैसा दोस्त है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो शॉर्टसेंट ब्लश करने लगते हैं। उसकी दीदी कहती है प्लीज मेरे भाई का ख्याल रखना आपसे। शॉर्टसेंट कहता है ऑफ कोर्स। एमसी देखता है शॉर्टसेंट कहता है मैं उसके स्वॉर्ड के लिए कॉम्पनसेट कर दूंगा, मेरे पास अभी कोई गोल्ड नहीं है सो प्लीज आप इसको ले लीजिए, ये मेरे फैमिली का प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आप एम्पायर में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। एम्स कहता है व्हाट? तुमको पता है ना कि तुम इसको दे के क्या कर रहे हो? शॉर्टसेंट कहता है अगर तुम स्वॉर्ड खरीदने जा रहे हो तो प्लीज वेस्टर्न एंड ऑफ स्ट्रीट में एक ब्लैक स्मिथ के पास जाना, वो जगह बहुत ज्यादा फेमस, उनके बहुत ज्यादा हिस्ट्री है 100 ईयर्स का। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कॉमनर्स का वहां पे जाना, लेकिन इसके साथ तुम आराम से उधर जा पाओगे। तो आई होप कि तुमको एक अच्छा सा स्वाड मिल जाए। और वो ब्लश करके आगे जा रहा होता है। एमसी सोचता है वो क्रेजी बास्टर्ड, उसको पता है क्या वो क्या कर रहा है? ग्रांसिया का प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन देके तुम इसके साथ बहुत सारे गांव खरीद सकते हो। क्या ये वही स्वॉर्ड सेंट सुलिफेन है जिसे मैं जानता था? फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है फिलियन एकेडमी एंट्रेंस सेरेमनी का। सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े होते हैं और हेडमास्टर स्पीच दे रहे होते हैं। तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा फ्रेशमैन क्लास 787। मैं फिलियन एकेडमी का हेडमास्टर हूँ, मेरा नाम है क्रावा क्राटिर। तुम लोग को पता ही होगा तुम लोग अपना अमेजिंग स्किल के साथ पास हुए हो और तुमने प्रूव किया है तुम्हारे पोटेंशियल को। तुम्हारे बाउंडलेस टैलेंट और फिलियन एकेडमी का प्रेस्टिजियस एजुकेशन जब मिल जाते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ कि तुम एम्पायर की हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दर्ज करोगे। मैं तुम लोग को कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ हमारे एंट्रेंस के लिए। क्लास 787 एमसी वासी ले रहा होता, बोलता कितना ग्रैंड है। टाइम टू टाइम ऐसी चीज होती रहती है, बड़ी दीदी को ये बहुत अच्छा लगेगा। हेडमास्टर कहता है तो अभी शुरू करते हैं और वो एक चुटकी बजाते हैं तो सारे बच्चों के आसपास से माना गुजरने लगता है। वहाँ पे बच्चे कहते हैं ये देखो सब लोग ऊपर। तो वहाँ पे स्पेस क्रैक हो रहा होता है, वो सब लोग बोलते हैं वो देखो आसमान टूट रहा है। तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है जो कि टूट रहा होता है। सब लोग ऊपर देख रहे होते हैं, वाह। वहाँ पे लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू जूनियर्स। सब लोग सोच रहे होते हैं ये क्या है? क्या उसने पूरा प्लेस को ही टेलीपोर्ट कर दिया एक चुटकी बजा के। ऑल राइट, यही है फिलियंस का एंट्रेंस सेरेमनी। तो हम सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में मीटिंग शुरू कर। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा